आरंभ होता है। नाटक मंच तो बाद में, पहले रेडियो नाटक ही, रेडियो को हम लोग हमारे हिसाब से मातृ संस्था कहते हैं, क्योंकि वहीं से हम लोग नाटक का सूत्रपात किए यहाँ आकर के हमारे यहाँ करने के लिए। नाटक में अगर कोई हिस्सा लेता है तो महिला, पुरुष तो अपने है जो करे, लेकिन महिला को स्वावलंबी भी होना जरूरी है। और हम अब काका एक लाइन चिट्ठी लिखते थे, पहले तो पोस्ट कार्ड का ज़माना था, एक लाइन में शोभाकांत के साथ चल जाइए आकाशवाणी, ऑडिशन छ तोहर आए, एक लाइन बस, यात्री। फिर ऑडिशन हो गया, फिर चिट्ठी लिखते हैं, ऑडिशन में पास भ गला, ठीक, अब तोरा कार्यक्रम भेटता, ठीक, एक लाइन। मतलब वो एक लाइन को लगता था जो 1000 बार पढ़े, अरे काका और कुछ क्यों नहीं लिखते हैं, क्या चिट्ठी। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, और वो सब हुआ। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ, वो रंगमंच में तो वही बात है। आज हमारे बीच ज़्यादातर लोग बिल्कुल नए हैं, कुछ लोगों को हम छोड़ दें जो लगातार आते रहे हैं हमारे इस आयोजन में। पुनश्च और रज़ा फाउंडेशन के सहयोग से ये कार्यक्रम हम पिछले लगभग 1 साल से चला रहे हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए इस आयोजन का एक संक्षिप्त सा परिचय। हम पटना में ख़ास तौर से जो लोग पिछले 40 साल से, 30 साल से, 50 साल से लगातार संस्कृति कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनका एक दस्तावेजीकरण हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कैमरा लगा है, हम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, लेकिन इसको किसी कमरे में ना करके, किसी स्टूडियो में ना करके हम इसको पब्लिकली सार्वजनिक रूप से करते हैं, ताकि ये एक सभा के रूप में भी दर्ज हो। और इसका जो हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम यूट्यूब चैनल, जो पुनश्च का यूट्यूब चैनल है, उस पर डालते हैं। मकसद ये है कि अभी जो ज़माना आ गया है उसमें आज का जो यूथ है वो आम तौर से किताबों से थोड़ा दूर जा रहा है, लिखने पढ़ने से। उसके लिए डिजिटल फॉर्म ही सबसे ज़्यादा करीबी लगता है। हमारे बीच जो लोग कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, विजुअल आर्ट के क्षेत्र में जो लगातार सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, उनका संघर्ष, उनका रचना क्रम, जो कुछ उन्होंने इतने दिनों में रचा है, वो कैसे आगे वाली पीढ़ी तक जाएगा, ये इसका मकसद है, ताकि इसको हम इसको संजो के रख सकें, इसका संरक्षण कर सकें। ये इसका ख़ास मकसद है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं यहाँ इस बातचीत में, इस दस्तावेजीकरण के क्रम में, हमें आप सबसे ये साझा करते हुए खुशी हो रही है कि बिल्कुल बचपन से लेकर के आज तक लगभग 50 साल से भी ज़्यादा समय से मैथिल भाषा के रंगमंच, फिल्म, टेलीफिल्म, रेडियो नाटक, इन सब में इनकी सक्रियता रही है और अभी भी है। आप समझ सकते हैं। हमारे बीच हैं प्रेमलता मिश्र जी, हम उनका स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि वो मंच पे तशरीफ़ ले आएं। प्रेमलता जी, आप में से जो लोग यहाँ हैं, श्रोता और दर्शक, प्रेमलता जी से बहुत सारे लोग, लगभग सारे लोग परिचित हैं। फिर भी एक संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने हम रखना चाहेंगे। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेमलता जी को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जो परिचय मैं देने जा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा उनका परिचय है। प्रेमलता जी बिहार के मधुबनी ज़िले से हैं और इनका जन्म 1948 में हुआ था। मधुबनी ज़िले से अपने बचपन से इन्होंने सांस्कृतिक कर्म में जो कदम रखा, वो पटना में आके
70 के दशक में इन्होंने मिथिला रंगमंच शुरू किया। रंगमंच ही शुरू नहीं किया, इन्होंने कई संस्थाओं को, मैथिली रंगमंच की कई संस्थाओं की फाउंडर रही हैं ये। उसका संगठन किया है इन्होंने। भंगिमा उसमें से मुख्य संस्था रही है, जिसकी संस्थापक भी रही हैं ये। ये सिर्फ बिहार, पटना ही नहीं, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, सब जगह इन्होंने नाटक किए हैं। इनके कुछ नाटकों में जो मुख्य नाटक है, 2-4 नाटक आपसे साझा कर रहा हूँ। पहिल सांझ, रुक्मिणी हरण, बड़का साहेब, अंतिम प्रणाम, अंतिम प्रश्न, ऐसे बहुत सारे नाटक हैं, दर्जनों नाटक हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। नाटक में काम करने के अलावा रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन सभी में इनकी अपनी ख़ास भूमिका रही है, चाहे वो मंच पे हो या नेपथ्य में हो। प्रेमलता जी ने वो भूमिका निभाई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक संस्थापक के रूप में भी और एक संगठनकर्ता के रूप में भी। चेतना समिति से जुड़ी रहीं ये, मैथिली महिला संघ से जुड़ी रहीं, बिहार संगीत नाटक अकेडमी की कार्यकारिणी सदस्य रही हैं, मैथिली अकादमी पटना में सक्रिय रही हैं और आज वर्तमान में ये चेतना समिति की उपाध्यक्ष रही हैं, जिससे ये बहुत समय से जुड़ी रही हैं। वर्तमान में ये चेतना समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। इनका लेखन वगैरह से भी लगातार जुड़ाव रहा है, लिखती रही हैं, गोष्ठियाँ करती रही हैं अपने घर में, अपनी छत पे। ये सब ख़ास तरह की सक्रियता है जो बताती है कि एक महिला होकर के इस तरह की सक्रियता को बनाए रखना, शुरू से लेकर आखिर तक। जो यहाँ महिला मौजूद हैं या पुरुष भी जो मौजूद हैं, वो जानते हैं हम, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है सार्वजनिक मंचों पे। बचपन में परिवार के संरक्षण के बाद शादी होती है, शादी के बाद परिवार होता है, परिवार को संभालने की जिम्मेवारी महिलाओं पे ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में लगातार 50 साल से ज़्यादा सक्रियता बनाए रखना अपने आप में एक अनूठी बात है। इन्होंने नाटक के अलावा फिल्मों में भी अपनी एक ख़ास स्थिति बना के रखी। एक नाटक फिल्म है ममता गायब गीत, रविन्द्रनाथ ठाकुर के निर्देशन में। एक मशहूर हिंदी के निर्देशक हैं, निर्माता निर्देशक बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रकाश झा, बिहार से उनका जुड़ाव रहा है। उनकी पहली फिल्म दामूल में इन्होंने काम किया था, प्रकाश झा की पहली फिल्म थी दामूल। उसी तरह से प्रकाश झा ने कुछ टेली फिल्में भी बनाई हैं जिसमें कि इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं, पिंजड़े वाली मुनिया, मिथिला मखान। बिहार का एक और नौजवान निर्देशक है नितिन चंद्रा, उसकी ये फिल्म है मिथिला मखान, उसमें इनकी मुख्य भूमिका रही है। कई टीवी सीरियल्स, उसी प्रकाश झा का एक सीरियल आया था कथा माधोपुर की, उसी तरह से प्रकाश झा की एक धारावाहिक था दूरदर्शन में विद्रोह, और भी कई, चौपाल, जहाँ चाह वहाँ राह, ऐसे कई। इतने सालों में प्रेमलता जी को कई पुरस्कार मिले। उन सब का उल्लेख यहाँ करने में बहुत वक्त लग जाएगा। इतने पुरस्कार मिले इनको, अरिपन की तरफ से, चेतना समिति की तरफ से, मिथिला विकास समिति की तरफ से, बिहार आर्ट थिएटर की तरफ से, NSUI द्वारा मैथिली रंगमंच के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। प्रांगण की तरफ से, जो हिंदी में जो रंगमंच करती हुई संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। और आखिरी में अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार राज्य कला पुरस्कार, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, ये सब के बावजूद इन्होंने 2 साल पहले 2022 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो आज
कि ये बातचीत शुरू करने के लिए अपने एक कनीय साथी किशोर केशव को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। किशोर प्रेमलता जी से बातचीत करेंगे और हम सब उसके साक्षी होंगे। तो हम किशोर का भी स्वागत करते हैं और साथ में आप सभी दर्शकों श्रोताओं का आज के इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज की ये बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। श्री विनोद कुमार वीनू जी ने जहाँ बात छोड़ी है वहीं से मैं बात शुरू करने का प्रयास करता हूँ। मैथिली नाटक और रंगमंच के लिए ये वर्ष 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। आज शनिवार 28 दिसंबर 2024 को हम बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये वर्ष समापन की ओर है और 4-5 दिन के बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष को याद करना आज के मौके पर मैं उचित समझता हूं और आज के बातचीत की पृष्ठभूमि वहीं से निकलेगी। 2024 में मैथिली नाटक और रंगमंच के लिए 3 महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय बातें हैं। पहला, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022, जिसकी घोषणा इस बार फरवरी में हुई इस साल, और यह पुरस्कार मैथिली में सक्रिय और नियमित रंगमंच करते हुए जिनके 52-53 साल गुजर चुके हैं उन डॉक्टर प्रेमलता मिश्र प्रेम को प्रदान किया गया 6 मार्च 2024 को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के हाथों से। ये उल्लेखनीय इसलिए ज़्यादा है कि 1954 से नागर रंगमंच, शहरी रंगमंच मैथिली का शुरू होता है कलकत्ता से, और 72-73 के आसपास पटना में मैथिली के थिएटर की गतिविधियां शुरू होती हैं। पटना में मैथिली थिएटर की गतिविधि शुरू करने वाले कुछ लोगों में से एक हैं डॉक्टर प्रेमलता मिश्र प्रेम। इसलिए बाद की जितनी भी पीढ़ी है, प्रेमलता जी ने उनके साथ काम नहीं किया है, बाकी पूरे समुदाय ने ये गौरव प्राप्त किया है कि प्रेमलता जी के संरक्षण में काम किया है। ये पहला अवसर है मित्रों जब संगीत नाटक एकेडमी जैसी संस्था मैथिली नाटक और रंगमंच की तरफ झांकती है, और झांकती है तो अभिनय के लिए डॉक्टर प्रेमलता मिश्र का चयन करती है और उनको सम्मानित पुरस्कृत करती है। यह वर्ष इस रूप में भी उल्लेखनीय है कि समकालीन मैथिली साहित्य में नाटक विधा में काम करने वाले जितने लोग हैं नाटककार, एक नाटककार को इसी वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हफ्ते 10 दिन पहले घोषणा हुई है, और उसमें मैथिली का पुरस्कार मौलिक लेखन के लिए मैथिली के शीर्षस्थ नाटककार महेंद्र मलंगिया को देने की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार अगले साल फरवरी-मार्च में प्रदान किया जाएगा। तो राष्ट्रीय फलक पर मैथिली नाटक और रंगमंच को इस प्रकार से मान्यता मिलते देखना ये अपने आप में गौरवपूर्ण है। मैथिली का जब हम पूरा साहित्य अकादमी के मौलिक पुरस्कारों की सूची देखते हैं तो सिर्फ एक नाटक पर पुरस्कार अब तक मिला है, पसीझैत पाथर, डॉक्टर रामदेव झा। नाटककार की छवि रखने वाले कुछ साहित्यकार और हैं, सुधांशु शेखर चौधरी वगैरह, जिनको पुरस्कृत किया गया है। मैं समझता हूं यह विरल अवसर है और मुझे ये बात कहनी चाहिए आज कि मैथिली नाटक और रंगमंच में काम करते हुए या काम करने वाले लोगों को मैथिली जगत से बाहर के किसी प्लेटफॉर्म पर और उसमें ऐसे कार्यक्रम में बुलाकर बात करने का ये अद्भुत प्रयोग हुआ है। और मैं समझता हूँ पूरा मैथिली जगत, मैथिली समाज, मैथिली का साहित्य संस्कृति जगत इसके लिए पुनश्च, सबसे पहले तो पुनश्च विनोद कुमार वीनू जी, कोशिश और रज़ा फाउंडेशन का आभारी है और उसको धन्यवाद देता है कि उसने ये विरल अवसर दिया है हमें कि मैथिली की बात, भाषा आज हमारी हिंदी होगी, इसलिए मैथिली जगत से जुड़े जो लोग आए हैं
उसको अन्यथा नहीं लेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन का एक काम है जिसकी भाषा हिंदी होगी, तो हम बातचीत हिंदी में करेंगे। लेकिन मैथिली की बात साहित्य वाले डॉक्टर जावेद अख्तर बैठे हैं, वो बेहतर बताएंगे आपको। साहित्य में ट्रांसलेशन का कितना महत्व है। एक भाषा की चीज़ें, क्षेत्रीय भाषा की चीज़ें जब तक ट्रांसलेट होकर अंग्रेज़ी में या दूसरी भाषाओं में, सोर्स लैंग्वेज में नहीं जाती हैं, तब तक मामला समझ में नहीं आता है कि कन्नड़ में क्या लिखा जा रहा है। कन्नड़ तो हम नहीं पढ़ सकते, तेलुगु तमिल नहीं पढ़ सकते, तो उसका ट्रांसलेशन होकर जब दूसरी भाषाओं में आता है, वैसी भाषाओं में जिसको हम जैसे आदमी पढ़ सकता है, तभी हम उस भाषा की संरचना को समझ पाते हैं। तो मैथिली नाटक और रंगमंच में क्या कुछ हुआ है या हो रहा है, उसके बारे में बात करने के लिए आज हिंदी में हम बात करेंगे। मैं फिर से विनोद कुमार बिनू जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू। और हम अब बातचीत यहीं से शुरू करते हैं। मित्रों, कलकत्ता एक ऐसा शहर है जिसने मिथिला के पलायन को सबसे ज़्यादा अपने गोद में बिठाया आज़ादी के बाद। कलकत्ता वो पहला शहर था या सबसे बड़ा शहर था जहाँ से रोज़ी रोजगार की खोज में मिथिला के लोग निकलते थे, तो कलकत्ता उनका पहला पड़ाव होता था। वहाँ से लेकर कलकत्ता आज कह सकते हैं आधी आबादी मैथिली भाषियों की हो गई है, इस प्रकार का शहर बन गया है वो। तो आज़ादी के बाद जब मैथिली बोलने वाले वहाँ लोग पहुँचे और बंगला का थिएटर देखा, चमत्कृत हुए। वे सारे लोग अपने अपने गाँव में नाटक करने वाले लोग थे। दुर्गा पूजा या छठ या दिवाली या सरस्वती पूजा या ऐसे दूसरे अवसरों पर, जिसको हम उत्सवी रंगमंच कहते हैं, तो गाँव के नाटकों में वो लोग काम करने वाले थे। कलकत्ता में जाकर उनका वह जो नाटक करने का आकर्षण था वो बढ़ा बंगला थिएटर को देखकर, और 1954 से वहाँ मोटे तौर पर रंगमंच की मैथिली नाटक करने की गतिविधियाँ शुरू हुई। उस समय पूरा का पूरा टेक्निकल सपोर्ट बंगला थिएटर के लोग करते थे, और अभिनेत्रियाँ मैथिली की नहीं मिलती थीं तो बंगला भाषी अभिनेत्री आकर काम करती थी। ये 54 से 1968-70 तक का दशक का जो कालखंड है, वहाँ कलकत्ता का रंगमंच, मैथिली का रंगमंच खूब काम किया है, ज़बरदस्त काम किया है। उसने कई नाटककार दिए, गुणनाथ झा से लेकर नचिकेता तक कई नाटककार दिए, कई नाट्य निर्देशक दिए, श्रीकांत मंडल जैसे नाट्य निर्देशक दिए। उसके बाद चाहे जिन कारणों से वहाँ थोड़ी शिथिलता आई, उसके काउंटर में यहाँ 1952-53 में चेतना समिति नाम की एक संस्था बन गई थी बाबा नागार्जुन के नेतृत्व में, वो उसके संस्थापक हैं। और 52-54 से लेकर 70-71 के बीच में कुछ अवसरों पर एक दो नाटक या प्रहसन या एकांकी करने के प्रयोग हमें मिलते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि खट्टर का तरंग के लेखक प्रोफेसर हरिमोहन झा की पत्नी उन नाटकों में पहली बार अभिनय करने के लिए मंच पर आती हैं उस दौर में। उस नाते डॉक्टर प्रेमलता मिश्र प्रेम उनके बाद की पीढ़ी हैं या दूसरी महिला हैं जो मैथिली रंगमंच में नियमित सक्रियता माई। हरिमोहन बाबू की पत्नी फिर दोबारा नहीं आ पाई, एक ही नाटक कर पाई। 70-71 के दशक 70-71 में आकर जब चेतना समिति को एक अपना ज़मीन मिल जाता है और एक छोटा सा भवन बन जाता है, उसकी गतिविधियां थोड़ी और विकसित होने लगती हैं, विचार विकसित होने लगता है, तो उसमें एक आयाम खुलता है कि नाटक भी किया जाए। 1973 वो पहला साल होता है, चेतना समिति का जो वार्षिक आयोजन है विद्यापति पर्व, उसमें पहली बार नाटक होता है। और वो विद्यापति पर्व कहाँ होता था उन दिनों? तो सचिवालय के ओपन ग्राउंड में, विधानसभा के बाहर, या कि मिलर स्कूल में, राजेंद्र नगर स्टेडियम में, ऐसे खुले मैदान में, गांधी मैदान में कुछ आयोजन हुए, हार्डिंग पार्क, ऐसे जगहों पर ये आयोजन होते थे बाकायदा टेंट शामियाना लगाकर। उस ओपन, आज के टर्मिनोलॉजी में ओपन एयर थिएटर में नाटक 1973 से मैथिली का पटना में शुरू होता है। 1973 में जब पहला नाटक यहाँ शुरू होता है ढहे दीवाल, उस समय से डॉक्टर प्रेमलता मिश्र प्रेम मैथिली नाटक और रंगमंच में सक्रिय होती हैं। उस समय इनकी उम्र रही होगी शायद 23, 24 या 25 साल की।
शादी हो चुकी थी, पटना आ चुकी थी अपने गांव से, रहिका से, और उसके बाद ये नाटक में इनका प्रवेश होता है। मैं बातचीत अब यहीं से शुरू करता हूं इस पृष्ठभूमि के साथ। 1973 में जब पहली बार एक 24-25 साल की युवती, एक शादीशुदा युवती, ओपन एयर थिएटर के मंच पर पहली बार नाटक करने जाती है, वो कौन से मोटिवेशनल फैक्टर थे, उत्प्रेरण के कारण थे, बिंदु थे, जिसने आपको वहाँ के नाटक तक या मंच तक पहुँचाया? कृपया उसको याद कीजिए जरा। नाटक का पृष्ठभूमि पहले तैयार हो चुका था। सबसे पहले तो मेरे गांव में स्कूल में जो हमारे शिक्षक थे वो चाहते थे, वो ऐसे शिक्षक लोग थे कि चाहते थे कि हमारे जो बच्चे बच्चियां जो हैं वो लोग सांस्कृतिक गतिविधि में भी रहें, सक्रिय रहें, सिर्फ पढ़ाई से ही संतुष्ट नहीं थे। वो लड़कियां स्कूल आती नहीं थी। एक मैं अपने गांव से मैं एक थी। एक हमारे गांव में हॉस्पिटल सरकारी, हमारा गांव बहुत शुरू से विकसित था। ये कौन सा साल रहा होगा उसको बता दीजिए। वो हमको याद नहीं है। मैं 8th या 9th में पढ़ती थी, हमको याद है, उनको याद नहीं है। तो उसमें पंडित गोविंद झा का नाटक बसात खेलने का निर्णय लिया शिक्षकों ने, और उसमें महिला की भूमिका एक हमको दिया गया। लोग कहे नहीं, हम लोग लड़कों को लड़की नहीं बनाएंगे, ये लोग करेगी। हालांकि नाटक से पहले भी वो लोग, हमारे शिक्षक लोग, बच्चों से कहानी कहवाना, फिर स्वागत गान, और भी बहुत सा आयोजन होता था, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस सब में। तो उन सब में सबसे वो भाग लेने के लिए कहते थे, उत्साहित करते थे। और हमारे जो शिक्षक थे, प्रधान अध्यापक, बहुत ही अपने खुद कलाकार थे। मधुबनी के बहुत लोग जानते होंगे उधर के, चंद्रिका प्रसाद, जो सूरी हाई स्कूल से फिर वो रिटायर किए और अब तो नहीं रहे। तो वही वहाँ प्रधान अध्यापक थे, और उन्हीं के संरक्षण में ये सब होता था। लेकिन नाटक जिस दिन होना था उससे पहले ही पूरे गांव में गलगुल होने लगा। और मेरे पिताजी को लोगों ने कहा जा करके, आपकी बेटी स्कूल जाती है तो जाती है, अब सुनते हैं नाटक उटक भी करेगी। मैं माता पिता की एकमात्र संतान थी। तो मेरे पिताजी वैद्य थे, और चूँकि वो खुद कलकत्ता में 15 साल रह के वैद्याचार्य किए हुए थे, तो वो लड़कियों को देखे थे जिस तरह से, तो उनको ये लगा कि नहीं, पढ़ाई स्कूल जाती है तो जाएगी, अब की बेटी है, स्कूल जाती है, शादी हो गई, फिर इसको ससुराल जाने दीजिए, यहाँ क्यों है। हमारे शादी हो गई थी तो 8th में थी, 7th पास की तभी शादी हो गई थी। तो हमारे पतिदेव को भी बुला करके कुछ लोग जो बड़े बुजुर्ग थे कि क्या आप काहे नहीं ससुराल ले जाते हैं, स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। फिर कहे नहीं, मैट्रिक पास कर लेगी तब जाएगी। तो नाटक का जो होता है बीजारोपण, वो वहाँ गांव में हलचल हुआ, काफ़ी लोग, और कुछ लोग तैयार होकर बैठ गए कि आज अगर हमारी गांव की लड़की मंच पर जाएगी तो मास्टर सबको चूटी जैसे पंख हो गया है, इसको हाथ पैर तोड़ देंगे, चाहे कुछ करेंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो चूँकि लड़का लोग भी था, हमारा सब साथी सब एक कहा कि मास्टर को जाके बताया, उन लोगों को बताया कि देखिए मास्टर साहब, कुछ अनहोनी हो सकता है, तो पहले आप सोच लीजिए। तब अब कुछ अनहोनी हो, कार्यक्रम इतना बड़ा है तो बहुत मुश्किल है। तो हमारे जो प्रधानाध्यापक थे और भी शिक्षक थे, हम लोगों को चुपचाप स्कूल के पीछे से हम लोगों को घर पहुंचा दिया गया, और वो नाटक नहीं हो सका। तो नाटक नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मन में एक जिद, बताइए, हम लोग तैयार थे, रिहर्सल हो गया था, सब कुछ हो गया, नाटक नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन वो तो मन की बात मन ही में
फिर यहाँ आने पर रेडियो नाटक से आरंभ होता है। नाटक मंच तो बाद में, पहले रेडियो नाटक ही, रेडियो को हम लोग हमारे हिसाब से मातृ संस्था कहते हैं, क्योंकि वहीं से हम लोग नाटक का सूत्रपात किए यहाँ आकर के हमारे यहाँ, जिसमें कि जो नाटक रेडियो नाटक में जो लोग थे मैथिली नाटक में, यहाँ तो काका मेरे यात्री जी हमको ले गए वहाँ और ऑडिशन दिलवाया। अब कुछ कुछ कार्यक्रम जो यहाँ होगा इसमें भाग लेगी। तो सबसे पहले नाटक का ही ऑडिशन हुआ। तो नाटक में तो फिर नाटक होने लगा आकाशवाणी से, तो रेडियो। और पहले महीना में 2 नाटक मैथिली में, एक चौपाल के लिए, एक ये भारतीय कार्यक्रम के लिए 2 नाटक हुआ करता था। चौपाल के लिए तो अन्य भाषा में भी, लेकिन भारतीय के लिए एक नाटक। तो कलाकार का आना जाना होता था। वहाँ जाने से फिर तो वही लोग, जो लोग वहाँ नाटक करते थे, वही लोग चेतना समिति से भी जुड़े हुए थे और यहाँ भी नाटक करते थे वो लोग। तो उन्हीं लोगों का विचार आया कि जैसे यहाँ हम लोग एक साथ कितना बढ़िया नाटक करते हैं, जो ऑडिशन मतलब नाटक, मैथिली नाटक या हिंदी नाटक में भी वहाँ थी मैं, तो उसमें हुआ कि हम लोग जैसे यहाँ नाटक करते हैं, क्यों नहीं मंच पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। अरे मंच पर करेंगे तो सबके सामने इसको प्रस्ताव को रखा गया, और भी महिलाएं थी और लोग भी थे। और प्रस्ताव रखने वाले में बटुक भाई तो बाद में आए, लेकिन इससे पहले प्रस्ताव रखने वाले थे एक इंद्रकांत झा थे, आर्यावर्त के कलाकार, आर्यावर्त के लोग सब थे उसमें, आकाशवाणी में नाटक में आते थे। इनके पिता भी थे स्वर्गीय बेचन झा, और बहुत गोलोकनाथ मिश्रा थे, बहुत लोग थे, वेदानंद झा थे, बहुत लोग थे, नाम कुछ याद नहीं आ रहा है। तो यही लोग वहाँ चेतना समिति में भी नाटक करते थे, जो कि महिला की भूमिका भी उन्हीं लोगों में से किसी को दिया जाता था। नहीं, अब हम लोग महिला की भूमिका लड़कों से नहीं करवा के आप लोगों को करना है, कैसे करवाना है। तब उसके लिए भी एक ग्रुप बना, जो कौन हमको समझाएगा, कौन हमारे पतिदेव जी को समझाएगा, कौन फिर समाज को समझाएगा। इस तरह में गोलबंदी होने लगा। उसमें गोपेश जी थे, गोपाल जी झा गोपेश, इंद्रकांत झा थे जो ये आर्यावर्त में थे, वेदानंद झा थे, इनके पिताजी भी तो आर्यावर्त में ही थे। तो सब सोचने लगे नहीं अब आपको करना है। अब हम कहें कि भाई हमको कर रहे हैं तो और लोगों को कहिए ना। अब कहा जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, सो वाली बात हो गई। अब हम जाएंगे वहाँ, अगर कोई अनहोनी हो, कोई कुछ बोले या कुछ किसी तरह का व्यवहार, अभद्र व्यवहार ही कोई कर ले नाटक में, तो नहीं कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। आश्वासन मिला, सब तरफ से आश्वासन मिला। और फिर गणेश प्रसाद सिन्हा अभी हैं, उनको लगता है 2 साल पहले उनको मिला है, उनको भी संगीत नाटक अकादमी का, गणेश सिन्हा जी को। तो वो भार लिए हम लोगों को डायरेक्शन देने का, उन्हीं के डायरेक्शन में, उन्हीं के निर्देशन में नाटक हुआ चेतना समिति का, और सफल रहा नाटक। और कहीं से कुछ अशोभनीय घटना नहीं हुई, कोई किसी तरह से कोई नहीं हुआ। बाकी उस नाटक के बाद जो चेतना समिति के जो पदाधिकारी लोग थे या और लोग थे, सब बहुत प्रसन्न हुए, और फिर गाड़ी चल पड़ी, चलते चलते आज तक चल रही है। तो यही हुआ हो पाया था।
और शादी के बाद 65-66 में जब आप पटना आ गई, तो रेडियो पहुंचने के बीच और यात्री जी की क्या उसमें भूमिका रही? यात्री मतलब हिंदी के नागार्जुन, कविवर यात्री। भूमिका नाटक, वो जब मैं आई यहाँ तो 63 में मैं मैट्रिक पास की, 64 में मैं यहाँ आई, जुलाई का महीना था। तो यहाँ आने का वैसे नहीं आई। सबसे पहले तो हमारे पतिदेव जी आए, वो किसी इंटरव्यू में आए थे। तो इंटरव्यू में आए थे तो हम मतलब हमारे बाबूजी के पीसी उनकी काकी थी, मतलब यात्री जी की काकी थी। तो पीसी मतलब बुआ। तो वो आए और एक काका हैं उनके बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई, तो वो चिट्ठी दिया था उनको, जो जाइए उससे मिलिए, उनसे मिलिए। आए, मिले, उनको बहुत खुशी हुई। पहले खुशी होती थी लोगों से मिल कर के, आए हमारे भाई के दामाद हैं, एक अलग बात थी। तो फिर रहने के लिए तो वहाँ था, महेंद्रू में रहते थे, महेंद्रू पोस्ट ऑफिस था पहले, अब तो अलग हो गया था, लेकिन उस समय उसी में था। बाहर से पोस्ट ऑफिस, अंदर से मकान था जो कि खपड़ेल मकान था, वहाँ लाइट नहीं थी। और वहाँ से सब प्रोफेसर का जो क्वार्टर सब है, रानीघाट सब नज़दीक ही था। तो वो जब आए, फिर बातचीत हुई, तो काका कहे जो वो कहाँ है। मैं तरौनी उससे पहले 2 बार जा चुकी थी उनके गांव, किसी फंक्शन में, मतलब कोई भी फंक्शन वहाँ हुआ, कार्यक्रम हुआ तो हमको बुलाया गया, आज भी बुलाया जा रहा है। तो चूँकि उसके बाद मेरे पिताजी गुजर गए, तो ये लोग काका लोग कहते थे तुम्हारा नैहर अब तरौनी ही है, तुमको आना है, हर कार्यक्रम में बुलाया जाता था। तो फिर काका बोले कि बच्ची कहाँ है, बच्ची, घर का नाम बच्ची है, इसलिए सब बच्ची ही पुकारते थे, बच्ची, आज भी लोग बच्ची ही कहते हैं। तो बच्ची कहाँ है, तो ऐसे बताया जो मैट्रिक पास की है। अरे तो वहाँ कैसे उसको छोड़ दिए, उसको यहाँ लाइए, क्या करेगी गाँव में बैठ करके। अब उनको ज़बरदस्ती भेज करके हमको बुलवा लिए अपने यहाँ। तब तो फिर रहने लगे, उनके साथ ही सबका परिवार था, सब था। उस समय काकी नहीं थी, शोभा भाई थे। और कुछ दिन, 10-15 दिन आए हुए, तुरंत हमको कहे चलो तुम आकाशवाणी। हम क्या करेंगे जा करके, चलो। अब जैसे उंगली पकड़ के स्कूल ले गए पिताजी या जो भी अभिभावक थे, ठीक उसी प्रकार काका हमको ले गए। और सबसे पहले मुलाकात हुई, वो हिंदी विभाग के थे, हिंदी विभाग के प्रोड्यूसर थे मधुकर गंगाधर, उन्हीं से भेंटी। उनका तो हिंदी वाले थे, उनको तो सब आकाशवाणी में बाबा बाबा। अब बोले कि अब ये आई है यहाँ बैठकर क्या करेंगे, कुछ करना चाहिए इसको, फिर पढ़ाई वढ़ाई भी आगे बढ़ाएगी, तो इसको कुछ कार्यक्रम सब में लगाइए। कुछ दिन के बाद तुरंत हमको मैथिली नाटक ऑडिशन का फॉर्म मिल गया। जब फॉर्म भरो, फिर नाटक ऑडिशन में पास हुए। अब काका एक लाइन चिट्ठी लिखते थे, पहले तो पोस्ट कार्ड का ज़माना था, एक लाइन में शोभा के साथ, शोभाकांत के साथ चल जाइए आकाशवाणी, ऑडिशन छ तोहर आए, एक लाइन बस, यात्री। फिर ऑडिशन हो गया, फिर चिट्ठी लिखते हैं, ऑडिशन में पास भ गया, ठीक, अब तोरा कार्यक्रम भेटता, ठीक, एक लाइन। मतलब वो एक लाइन को लगता था जो 1000 बार पढ़े। अरे काका और कुछ क्यों नहीं लिखते हैं, क्या चिट्ठी लिखते हैं बस। उनका ये सब अजीब था। तो अब उसके बाद ऑडिशन हुआ, तो नाटक में ही ऑडिशन हुआ, तो नाटक होने लगा मैथिली उस समय में नाटक में कविता जी थी, मैथिली नाटक में कविता जी थी, और मैं गई।
और उसके बाद एक आध और थी, आशा मिश्रा थी और एक थी मंजुला सिंह झा, वो तो वो थी, वो लोग कभी कदार, लेकिन अक्सर हम कविता जी दोनों आदमी का कार्यक्रम प्रोग्राम रहता था। तो इसी तरह रेडियो नाटक चल पड़ा। फिर उसमें और भी कार्यक्रम में भाग लेना पड़ता था, भारती में या और सब में जो होता था, और कुछ कुछ वार्ता में हुआ। बाद में कहानी वहानी भी में आता था तो करते थे। पहला नाटक जब हुआ तो 15 रुपया हाथ में मिला। 15 रुपया हाथ में मिला तो काका कहे जेबे कर की करवा जा। और महेंद्रू में एक कौन किसका नाम अभी बोले, मलाई पूरी का दुकान था, वो रस मलाई का क्या, शोभाकांत को लो, इस पैसा से जाके मलाई पूरी ले आओ। बंसी लाल के दुकान की क्या ले आए और सब खूब बढ़िया से सब मलाई पूरी खाया। उनका मतलब अजीब ये सब रहता था। तो नाटक तो ऐसे ही, मैथिली नाटक तो ऐसे शुरू हुआ। फिर तो काका कभी यहाँ कभी वहाँ, वो तो यात्री थे ही, यात्रा में लगे रहते थे, लेकिन कार्यक्रम चलता रहा और बहुत दिन तक चला। अब तो मैथिली नाटक सपना हो गया है आकाशवाणी में कहीं कुछ नहीं है। उस ज़माने में बहुत उसका आकाशवाणी का भी अपना एक अलग रुतबा था, और अब तो खैर क्या कहा जाए। विधानसभा के गेट से चाहे तो नाटक में, अब नाटक करने जाते थे तो बच्चा भी रहता था, उसके बाद नाटक का सामान भी रहता था। हम लोग ऐसे ही नाटक करने थोड़े चले जाते थे। सूप है तो फलना सामान है, चिलना सामान है, लोटा है, कुछ जो स्टेज का जो था सामान वो सब ही हम लोग झोला उला में लेके जाते थे न अपने। हम लोग किसी के भरोसे नहीं न रहते थे, जो फला आएगा तो ये काम करेगा, नहीं, हम लोग खुद वो सब सामान ले करके जाते थे। क्या क्या ज़रूरी कि जो सामान हम ले जा सकते हैं, और बच्चा भी रहता था साथ में। तो कई बार ऐसा हुआ जब विधानसभा के पास नाटक हुआ और जब बस में चढ़ी तो कई महिला सब है, ये अहीं सन के गोटा रहे, ये हम कहले हम नहीं थे भाई, हाँ हे एकदम इन में नहीं सन के रहे। हम कहले हेते हमारे बहन सब हेते क्यों, हम नहीं, मतलब हम कभी भी किसी को ये नहीं बताए कि हम उस नाटक में थे या हम स्टेज पर थे। अरे पता नहीं कौन क्या कह देगा, कोई ठीक है। मतलब नाटक करके हम लोग, अब जो चेतना समिति के जो बहुत पदाधिकारी ऐसे थे जो नाटक के प्रेमी थे, कई बार विद्याकर के भी थे, मतलब नाम लेना। और नाटक ख़त्म होने के बाद खुद में हम लोग जो ग्रीन रूम में छिपे रहते थे, जाके कहते थे नहीं बहुत बढ़िया नाटक, बहुत अच्छा नाटक हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं, ऐसे ही होना चाहिए। चेतना समिति के लिए आप लोग बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन अब और जो जनरल आदमी है उसके लिए क्या कहा जाए, पता नहीं कोई क्या कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। तो हम लोग तो फ़ोटो खिंचाना, कौन आज जो नाटक होता है लोग फ़ोटो खिंचाते हैं या ऐसे, उस सब था भी नहीं, इतनी सुविधा थी भी नहीं उस समय में। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत, गांव में हमारा कौन जानता था कि ये स्टेज नाटक करते हैं, कोई नहीं जानता था, किसी को हम थोड़े बताते थे। हमारे घर में जो लोग थे, हमारे पति थे, तो उनका तो था ही जब भाई नाटक कर रही है, सब आके समझाए जो नहीं करने दीजिए, बल तो सब राजी खुशी से ही हुआ काम। तो इसलिए घर में कोई, और दूसरी बात है कि बाहर जब निकलती है महिला जो भी, अब मेरा अपना उस समय भी इतनी सुविधा तो नहीं थी, तो उसमें तो और जो सहयोगी थे वो बहुत सहयोग करते थे। बटुक भाई तो बाद में आए, तो नाटक तो पहले जो पहला नाटक हुआ तो उसमें सचिव थे गजेंद्र नारायण चौधरी, बटुक भाई थे, उन्हीं को दिया गया भार, और बहुत लोग थे सब। तो इस तरह से नाटक शुरू हुआ। तो फिर कहीं कोई अड़चन नहीं आया। लेकिन अभी भी मैं गांव में थोड़े कहती हूँ, मैं स्टेज पर किसी को नहीं कहती हूँ, इसकी चर्चा ही नहीं है।
क्या कहें, बातचीत करने में 5-6 साल पहले एक महिला, मेरे गांव की एक महिला, मतलब कुछ ऐसा हुआ था तो उनका बेटा या कुछ था, हम क्या ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं ना कुछ को करना चाहिए, किसी के बारे में बोल दिया तो वो महिला बोलती है क्या ये सब नटुआ है। हमको इतनी हंसी आई, देखिए क्या ये, हम गृहिणी हैं, शिक्षिका हैं, ये सब कुछ नहीं सूझ रहा है और कौन इसको कह दिया। तो अब बोलने वाले तो ऐसे कुछ बोल देंगे ना, लेकिन हम जवाब नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं हुई, कह दिया सुन लिए। तो एक थे बुजुर्ग जो हमारे ही एज ग्रुप के थे, पुरुष, कहीं कीजिए प्रेमलता आप तो बहुत शांत रह गई, क्या बोल गई, बोलने शांत के क्या, उसको क्या जवाब देना था जब उसके पास दिमागे नहीं है, जो और भी कुछ है सो उसको मालूम नहीं है, और ये कौन उसको बता दिया। तो कहने के लिए तो कोई कुछ कह सकता है, तब उसके लिए तो यही वो दौर था जब नाटक करने लगी, रेडियो जाने लगी, परिवार बड़ा हो रहा था और आप प्राध्यापक के जीवन में भी आ गई, शिक्षिका बन गई। बाद में आप बांकीपुर गर्ल्स स्कूल से +2 की लेक्चरर होकर रिटायर भी की। तो ये घर परिवार, बच्चा, घर परिवार जब मैं कह रहा हूँ तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आपका संयुक्त परिवार नहीं था, पति पत्नी और बच्चे वाला परिवार था। और फिर नौकरी और नाटक, रेडियो, इन सब को एक महिला होने के नाते कैसे समन्वय कर पाती थी, कैसे सबको समय दे पाती थी? उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यानी सबसे पहले जो घर का काम है, घर का परिवार है, हमारे यहाँ 7 बच्चा रहता था, 7 बच्चे, 4 अपना, एक जाउत है तो जैधी है, परिवार के लोग, सास रहती थी, कभी कभी मेरी फुआ रहती थी, इसी रहती थी। पहले लोग आते थे यहाँ तो जो भी मेहमान आए, अतिथि आए, 10 दिन 15 दिन रहते थे। वो जहाज़ का ज़माना था और जहाज़ पर जाना है उनको, किसी बहाने आए तो ऐसा रहना होता था। लेकिन चूँकि काम के प्रति जो निष्ठा या समर्पण था, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं। सब पति भी जानते थे, बच्चा सब भी धीरे धीरे देख ही लिया जो क्या हो रहा है, सब अपना अपना पढ़ाई कर रहा है, टाइम से सबको अपना अपना काम हो रहा है, सब कुछ चलता रहा। और जो काम करता है ना इस तरह, अब नाटक है तो कभी हम स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लिया रिहर्सल के लिए, कभी नहीं। सीएल बाकी बचा के रखा तो नाटक से 1 दिन पहले स्टेज रिहर्सल है तो उसमें तो छुट्टी लेना है, नहीं तो 4 बजे, शायद अशोक जी सामने है, 4 बजे के बाद हम घर घर घूम के चंदा लाने जाते थे। मतलब नाटक के लिए तो चंदा चाहिए, कहीं से कुछ मिलता तो नहीं था, सहयोग राशि चाहिए, तो बहुत जगह जाना होता था। तो इस सब के लिए समय निकालना पड़ता था। फिर अपने ऑफिस से आते थे तो बच्चा सब पढ़ने के लिए बैठ गया, फिर माँ आएगी तो खाना बनाएगी, फिर हम पहुँचे 7-8 बजे, 8 बजे, तो फिर खाना बना, बच्चा सब खाया, मतलब जैसे तैसे रूटीन इस तरह चलते रहा। अब बातचीत को हम लोग और आगे थोड़ा ले जाते हैं। पटना में साल में एक बार आपको मैथिली नाटक करने का मौका मिलता था, विद्यापति पर्व में। इस दौर में मैथिली में शायद 2 ऐसे प्रयास हुए, या शायद एक ही, चेतना समिति से अलग किसी अन्य लोगों ने मिलकर, निखिल भारतीय मैथिली भाषी छात्र संघ या रंगलोक, इन लोगों ने एक नाटक के आयोजन किए। तो मैं जानना ये चाहता हूँ, यहाँ आपको याद करने को कह रहा हूँ कि 73 से 80 तक जब साल में केवल एक ही बार नाटक करना है, और नाटक करने का कीड़ा अंदर तो है, नाटक करना चाहते हैं, रेडियो में मौका मिल रहा है लेकिन मंच पर नहीं मिल रहा है, तो क्या ये इस दौर में आपको मैथिली से इतर शहर के जो दूसरी भाषा के रंगमंच थे, हिंदी का था या बंगला का था, उन भाषाओं के रंगकर्मियों के संपर्क में आती थी? क्या वो लोग आपको नाटक करने का आग्रह करते थे? क्या उस तरफ नाटक करने गई कभी?
खूब आग्रह हुआ। उस समय सतीश आनंद का चलता था, वही भारतीय नृत्य कला मंदिर में उनका नाटक होते रहता था, और लोगों का भी था, बहुत लोग आग्रह करते थे। लेकिन नाटक में ये है, अब मैथिली नाटक के साल में एक है, ठीक है। अब मैं नौकरी भी करती थी, सरकारी नौकरी, घर में बच्चे, कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई भी कुछ थोड़ा थोड़ा। तो दूसरी ये बात थी, उन लोगों का 12 महीना रिहर्सल चलते रहता था, और फिर नाटक में भाग लेने से फिर वो शहर से बाहर भी जाएंगे नाटक लेकर के, तो फिर हम तो उनके साथ वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो ये तो मेरे लिए संभव नहीं था। घर में बच्चा था, नौकरी, सबसे पहले तो नौकरी, और नौकरी फुल टाइम। तो उसमें हम सतीश आनंद जी बहुत आग्रह किए, और भी लोग भी जो उसमें और कलाकार लोग थे वो भी कहते थे कि नहीं आइए, न कीजिए, थोड़ा समय इसमें भी दीजिए। हम कहे नहीं बाबा, हमसे ये नहीं होगा, अब उतना समय मेरे लिए नहीं है, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं और फिर नौकरी है, पढ़ाई है, सब कुछ है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो रिक्वेस्ट बहुत हुआ, लेकिन मैं समय नहीं रही। मैथिली नाटक साल में एक है, तो एक नाटक था तो मेरे लिए सुविधा थी, एक नाटक हो गया, फिर जब होगा देखा जाएगा। लेकिन रेडियो नाटक चलते ही रहता था। अब मेरा तो फुल टाइम नौकरी, फिर घर, तो फिर टाइम कहाँ है और कुछ सोचने का, कुछ नहीं सोचने का समय था मेरे पास। बहुत था, काम करने के लिए बहुत काम था मेरे पास। तो ऐसा नहीं हुआ जो नाटक नहीं हो रहा है तो हम बेरोजगार हो गए, ऐसी कुछ बात नहीं थी। हम तो ऑलरेडी फुल टाइमर, घर बाहर सब कुछ था, परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था। ज़रा याद कीजिए कि 73 में जब शहर में आप लोग नाटक मंच पर लेकर आई, तो उस समय नाटक करने की पटना में मैथिली में कोई परंपरा नहीं थी। तो क्या सारा काम आप लोगों ने खुद किया? डायरेक्शन, बैक स्टेज का सारा काम, सेट लगाना, लाइट लगाना? नहीं। तो वो कौन लोग थे, कैसे हो पाया था वो? नहीं, सबसे पहले तो नाटक में निर्देशन के लिए गणेश सिन्हा जी को खोजा गया। गणेश सिन्हा शहर स्वीकार किया, और इतना अच्छा व्यवहार उनका हुआ। हमको स्टेज पर जाना है, क्या होगा, डर, भय, एकदम भयभीत, और उस स्थिति में वो बहुत अच्छा कलाकार से काम लेना जानते थे। और जब नाटक जिस दिन हुआ, जब मंच पर कलाकार को भेजते थे तो कहते थे गणेश सिन्हा जी, जो जब मंच पर भेजते हैं कलाकार को तो लगता है जैसे हम बेटी को ससुराल भेज रहे हैं। बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहा। उसके बाद फिर अखिलेश्वर प्रसाद भी, उनका भी डायरेक्शन हुआ। एक ये थे रिजर्व बैंक में थे रमेश राजहंस, उनका भी एक नाटक था पाथे, गुणनाथ झा का, उसका डायरेक्शन उन्हीं का था। तो धीरे धीरे उसी में से उभर के आने लगे निर्देशक सब। फिर अड़िपन के लिए, अड़िपन नहीं, पहले नाट्य संस्था जो है सो रंग लोक, रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने नहीं, हाँ रविंद्रनाथ ठाकुर, ये ताराकांत झा, ये सब रंग लोक करके स्थापना किए। एक बार चेतना संगीत में 3-4 छोटा नाटक हुआ था, मतलब एक ही नाटक नहीं, छोटा। तो उसमें भिन्न लोगों को भार दिया गया, जैसे जनार्दन राय को भी मौका दिया गया, रविंद्रनाथ ठाकुर को मौका दिया गया। तो 3-4, तो इस तरह जो हुआ, तो उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर को थोड़ा बहुत जोशीला थे, हुआ जो नहीं हम संस्था, तब तक अड़िपनी सब कुछ बना नहीं था, चेतना समिति। तो उसमें ये ताराकांत झा और रविन्द्रनाथ ठाकुर का संजोग था। लेकिन फिर कैसे एक नाटक तो हुआ, लेकिन फिर नहीं हुआ। और रविंद्र जी तो घुमक्कर थे, फिर आज बम्बई जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं, क्या फिल्म से भी उनका बहुत था लगाव, उसमें काम चलते रहता था उनका कुछ न कुछ। तो उसके बाद अड़िपन का हुआ। तो यहाँ पर हम फिर पूछना चाहते हैं कि डायरेक्शन के अलावा जो बैक स्टेज का काम था वो कैसे मैनेज होता था?
बैक मैं आपको हिंट देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि क्या बिहार एट थिएटर की भूमिका अनिल मुखर्जी की कोई भूमिका होती थी उसमें, लाइटिंग्स के लिए, मेकअप वगैरह के लिए? लाइटिंग के लिए तो हमको लगता है मेकअप इस सब के लिए एक यहाँ बिहार आर्ट थिएटर में एक बूढ़े से थे, क्या नाम था हमको याद नहीं है, बहुत बुजुर्ग थे, उन लोगों को बुलाया जाता था, उनसे काम लिया जाता था। महावीर सिंह आज़ाद, हाँ, महावीर सिंह हाँ, आज़ाद। हाँ, महावीर सिंह जी थे, वो बूढ़े से आते थे हम लोग का मेकअप के लिए। और भी लोग थे, यानी चेतना समिति का परिवार जो था सो बस इतना नहीं न था, बहुत बड़ा था ना, सारे अधिकारी लोग थे, जहाँ तहाँ मतलब उन लोगों का पहचान था, तो जहाँ से समझते थे कि कहाँ से लिया जाए किसको, तो उस तरह से उनको बुलाया जाता था, उनसे काम लिया जाता था। और बाद में जा कर के तो हम तनवीर जी यहाँ उपस्थित हैं परवेज जी उपस्थित हैं, इन लोगों का मैथिली नाटक में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। को याद है जो मेकअप से लेकर के और जो भी वो जो बैक स्टेज है या स्टेज, ऐसा बहुत इन लोगों का सहयोग रहा है, निर्देशन में भी, यानी हर तरह का सहयोग इन लोगों का रहा है। अख्तर बंधुओं का तीनों हम लोगों को बराबर इन लोगों का सहयोग रहा, सहयोग ही नहीं रहा, आए समय समय पर दिया जो क्या किया जाए नाटक में। पीछे एक नाटक हुआ, प्रायश्चित करके हुआ था, उसके बाद में सुनो जानकी हुआ, उसमें जो स्टेज था इतना बढ़िया स्टेज था, जो आज तक हमको लगा जो वो सीता जब अंदर जाती हैं तनवीर जी सीता जब प्रवेश करती हैं, पाताल प्रवेश करती हैं, आप लोगों ने क्या बनाया था, जैसे मैं प्रवेश करने लगी कि पैसा सिक्का सब फेंकने लगा लोग, जो सीता जी अब जा रही हैं धरती के नीचे, मतलब कितना अच्छा लगा था वो आप लोगों का वो स्टेज, बहुत अच्छा लगा था। अब 1980 का कालखंड आता है, तो 1980 में चेतना समिति से अलग होकर, मतलब अलग होकर कोई टूट कर नहीं, अलग होकर मतलब एक अलग से नाट्य संस्था बने, इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी, तो अरिपन नाम से एक नाट्य संस्था बनी। फिर उस पूरे दशक में 3, 4, 5 संस्थाएं बनी। तो ये अलग नाट्य संस्था बनने से मैथिली के नाटक और रंगमंच की गतिविधि, परिदृश्य, इन सब पर क्या बदलाव आया? नहीं, देखिए अब नाटक जो है, नाटक जब होने लगा तो सबको अच्छा लगने लगा। अब यहाँ नाटक साल में एक, अब बहुत जो था उसमें लगा रहता था दिन रात नाटक, जब नाटक शुरू हो तो साल भर इंतज़ार करो तब नाटक होना है, और उसमें फिर लोग, अब हमें भी मौका मिले, लेकिन मौका कहाँ से मिलता, वो जो नाटक में जितना चरित्र है उसके अनुसार ही काम होगा। अब सबको नाटक करने की लालसा सबको हुई, तो इधर कलकत्ता से कौशल दास जी आए पटना, एक वो वहाँ नाटक कर चुके थे, या देखना तो था ही, नाटक किए भी थे, और कुछ उनको डायरेक्शन का अपना जो था गुण था, या वो जानकार थे अपने हिसाब से, और उस समय के हिसाब से जब यहाँ नहीं थे और लोग तब। और नाटक हुआ एक अरिपन तो बाद में हुआ, वो बेचारा भगवान करके एक नाटक हुआ अरिपन से ही, जो कि नाम पहले से अरिपन था उसका, वो मतलब अरिपन की हाँ याद नहीं है, साल नहीं है, हाँ, तो बेचारा भगवान करके एक नाटक हुआ, और उसमें IM हॉल में हुआ, और उसमें सबको बुलाया गया देखने के लिए, और संजोग से ऐसा जो आदरणीय मंत्रेश्वर झा जी भी यहाँ थे, पटना में थे उस समय में, तो वो भी देखने गए, और जब वो देखे तो उनको अच्छा लगा, और फिर नाटक होना चाहिए, वो तो अपने उनको कौन नहीं जानता है, और सब जानता है कितने वो साहित्य संस्कृति प्रेमी हैं। और कौशल दास जी उनको
मिलने लगे उनसे जा करके, जो हाँ ऐसे ऐसे नाटक होना चाहिए, हम लोग नाटक कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ नाटक वैसे तो नहीं होना है, उसके लिए हॉल चाहिए, पैसा चाहिए, कलाकार चाहिए। वो मान गए, वो खुद मान तो गए, लेकिन उसके लिए अलग से एक अशोक जी चेतना म्यूजियम में, पटना म्यूजियम में एक मीटिंग हुई। उसमें ये गजनैन चौधरी भी थे, बटुक भाई थे, अशोक जी भी थे, बहुत लोग थे, रमन जी रहे होंगे, सब बहुत लोग थे। और मुझे भी बुलाया गया और वहाँ सब मिल कर के कहा कि अब इस अरिपन संस्था को ही आगे बढ़ाना चाहिए, यानी इसी को विस्तार देना चाहिए। और विस्तार तो फिर तो इतना विस्तार हुआ कि सबको मालूम है, जो नाटक होने लगा और 1 सप्ताह का फेस्टिवल होने लगा। यही नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ, नेपाल में हुआ, पहले तो पटने में कई बार हुआ, और बाहर से रंगकर्मी आने लगे, बाहर से कलाकार आने लगे अपने अपने नाटक को लेकर के। और उस समय में पटना में एक ऐसे नाटक की लगा जैसे जोश था। अब जैसे कलकत्ता से आ रहा है, जमशेदपुर से नाटक आ रहा है, नेपाल से भी नाटक आ रहा है, बेगूसराय से आ रहा है, तो पटना में तो एक अरिपन का अपना शो होना ही है। और भी कई संस्था, धीरे धीरे लोग संस्था नाम दे दिया, बहुत कई ठो नाम। और भंगिमा तो बाद में भंगिमा तो हुआ ही, उसके बाद आंगन है, तो नवांगन है, तो गर्दनी बाग है, कला समिति गर्दनी बाग है, बहुत कई तो 5-6 संस्था की स्थापना हुई। लेकिन नाटक संस्था बनाने से या स्थापना करने से थोड़े कुछ होता है, उसके लिए तो फिर समय देते चलो, समय दो, और फिर उसके लिए और बहुत कुछ करना पड़ता है। यहीं पर हम ये सवाल जोड़ना चाहते हैं कि अरिपन बनने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव होने के बाद पटना में भी संस्थाएं बनी, बिहार और देश के दूसरे हिस्से में भी मैथिली नाटक होने लगे, क्योंकि हमको महोत्सव में भाग लेना है, इसलिए संस्थाएं अचानक नाटक करने लगी। ये सब तो हुआ। मैं अभी आपको पटना तक ही रोकना चाहता हूँ कि ये पूरी यात्रा में नाटक का खर्च कहाँ से आता था, उसके लिए संसाधन और पैसे आप लोग कैसे जुटाते थे? तो खैर अपना वहाँ भी चंदा अभियान चलता था, अब पता नहीं उस समय तो। लेकिन जहाँ तक अरिपन का, अरिपन में तो मंत्रेश्वर झा हो गए, तो वहाँ वो उसके लिए इंतज़ाम करते थे, जैसे भी चंदा ही लेते थे, तो उनका तो चंदा भी तो वैसा ही होगा ना। लेकिन भंगिमा के लिए तो जो हम लोग थे आपस में, वही लोग जहाँ तहाँ जाना, पैसा लेना। भंगिमा का जो चंदा अभियान चलता था, तो रविवार के दिन सवेरे सवेरे हमारे जो थे भंगिमा में, पुराने अरुणाचार्य थे, महारुद्र झा, बटुक भाई थे, उमाकांत झा, जो भी ये लोग जो थे, सवेरे उठ के पहले ही सवारी भी इतनी सुविधा नहीं थी, तो एक ऑटो लेते थे राजीव नगर से, फिर आते थे वो मेरे यहाँ। और मैं क्या करती थी, तो एक दिन पहले कहने में लगता है, चूड़ा चिनिया बादाम भूज करके एक झोला में रखती थी पूरा। और फिर मेरे घर में एक अमरूद का पेड़ भी था, तो विभूति आनंद जैसे लंबा आदमी वो पेड़ पर चढ़ता था, इतना अमरूद तोड़ता था, वो सब कुछ लेके ऑटो पर, और सब लोग चले दिन भर। और जहाँ भी गए, कुछ ऐसा था स्थान जहाँ हम लोग रुकते थे, पहले से कह देते थे जब हम लोग आ रहे हैं फलां दिन, तो बहुत कोई था। लेकिन एक बहुत ही स्नेही 162 पाटलिपुत्रा कॉलोनी बहुत नामी था, शकुंतला चौधरी थी, उनके यहाँ तो चौधरी जी अपने एकदम कलाकार ग्रुप का स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे।
और वहाँ से आइए आप लोग, फिर यहाँ नाश्ता कीजिए, सब हम लोगों को, सब कलाकार को नाश्ता करे। बहुत ऐसे थे परिवार जो कि जहाँ हम लोग सब कलाकार जाते थे तो एक बार वो लोग चाय नाश्ता कराया और फिर फ्रेश हो गए, फिर चलिए, फिर सवारी चल पड़ी और जहाँ जितना पार लगता था उतना हम लोग घूमते थे। फिर वो तो रविवार के दिन, और दिन हम लोग कभी हम अकेले निकले, कभी 2 आदमी से निकले, कभी कुछ, इस तरह चक्कर होते रहता था। उस समय कोई स्कूटर वाला मिल गया तो उसके साथ चलो भाई 2-4 घर हमको घुमा दो, तो ऐसे ऐसे चलता था और पैसा इतना हो जाता था कि हम लोग नाटक कर लेते थे। लेकिन नाटक में हम लोग खर्च भी बचाते थे ना, ये खर्च नहीं हो, ये खर्च नहीं हो। नाश्ता में कभी बिस्किट चाय हुआ, कभी भूजा ही खा के रह गए, चाहे कभी वो भी नहीं हुआ, चाय ही हो गई तो बहुत है। तो इस तरह हम लोग बहुत मुश्किल से रिहर्सल होता था। हाँ, कोई किसी कलाकार को पैसा नहीं दिया जाता था, जो भी लड़का सब था वो पैदल आता था या साइकिल से आता था, और जो लड़कियां थी उनको जैसे हम कंकरबाग से आ रहे हैं इसको गोदी में बैठा के लाते थे, वो प्रियंका को सब एक रिक्शा लिए तो 2-3 बच्चा को गोदी में बैठाए, 2-3 लड़की सबको इधर उधर सबको बैठाए, पत्रकार नगर से लेते, वहाँ से लिए, वहाँ से लिए, तो सबको एक साथ। अब जिसके पास स्कूटर है तो वो किसी को कलाकार को ला, ऐसे मैनेज किया जाता था, तब काम चलता था। ऐसा नहीं कि पैसा लाओ, अब संस्था जो है नाटक है तो फलना को इतना पैसा दीजिए, ये सब कुछ नहीं होता था उस समय। ये सब कुछ नहीं होता था, होता था कैसे नाटक हो। यानी एक झाड़ू भी है तो झाड़ू को रखा जाता था ठीक से, फिर तो खरीदना पड़ेगा, इसमें पैसा लगेगा, तो हम तो किसी से पैसा मांगेंगे। और स्टेज पर जो सामान है उसके लिए यहाँ बहुत ही एक सहयोगी थी, अब तो नहीं रही, दोनों पति पत्नी, विकास की माँ प्रोफेसर विमला झा, उनके पतिदेव जी, वो भी दोनों इतना खुश होते थे जब चंदा लेने के लिए गए तो बाप रे बाप, बाप रे आप लोग कितना काम करती हैं, कितना परिश्रम करती हैं, बहुत खुश होते थे। और फिर गमला का काम है, कुछ भी स्टेज के लिए जो काम है, फूल का गमला चाहिए या और कुछ भी चाहिए तो वो देती थी, ले आए। फिर यहाँ बंदर बगीचा में उषा किरण खां रहने लगी। पहले बीच में उषा किरण खां नहीं थी, बाहर थी, तो बाद में फिर आ गई, तो वहाँ भी सुविधा, यहाँ भी सुविधा। हम रिक्शा लिए और ये काम मेरा ही रहता था, वहाँ से कुछ सामान लाए, कुछ वहाँ से सामान लाए, इकट्ठा किए और फिर स्टेज पर स्टेज बना। और ऐसे ऐसे करके भंगिमा में क्या होता था, तो 2 दिन का नाटक वार्षिकोत्सव में जो हुआ, तो जावेद जी को मालूम है, तनवीर जी को भी मालूम है सब। और बीच में आज नाटक हुआ तो कल दिन में उस पर समीक्षा गोष्ठी होती थी, और समीक्षा गोष्ठी में बड़े बड़े लोग आते थे, इस नाटक के विधा के जानने वाले सब आते थे। और उस दिन समीक्षा के दिन इतना सहयोग होता था कि मैथिली महिला संघ को कह दिया जाता था, शकुंतला जी का ये काम था, हम कहते थे दीदी बोलिए सबको कुछ कुछ, तो वो महिला समिति तरफ से कोई लंच जो होगा उसमें सबके लिए कुछ आ जाता था। कहीं से इतना पूरी हुआ, कभी हलवा हुआ, कहीं से कुछ हुआ, और इतना कुछ हो जाता था जो समीक्षा गोष्ठी में सबको मिल जाता था, जो आते थे सो भी, और जो कलाकार था उसको भी मिलता था। ये सब अपने तरफ से किया जाता था, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो खुशी से लोग देते थे। जो नहीं सब कलाकार है, अब इतना खर्च कहाँ से आएगा, इन लोगों का मदद कीजिए। तो नाटक में चंदा भी हम लोग अच्छा मांग लेते थे, अच्छा लोग देते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता था। लेकिन कोई जो पिंगल आदमी था तो वो कहानी भी सुनाने लगता था, आए हैं आप लोग, चेतना समिति से भी आ जाती हैं, तो फिर अरिपन से भी आ जाती हैं, तो फिर महिला समिति से भी आ जाती हैं। क्या आप लोगों को सब जगह आप ही लोग, भाई जो निकलेगा जो जाएगा उसी को कहा जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है। सहयोग नहीं दिया, आप इतना बातचीत किया कि पानी पिला दिया, प्रणाम किया, ठीक है आइएगा देखने के लिए, कार्ड देते हैं, आइए ज़रूर आइएगा, बस इतना भी इतना बहुत हुआ। तो इस तरह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है,
और वो सब हुआ। तो कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। वो रंगमंच में तो वही बात है, कोई समझेगा आमदनी की बात। अब आमदनी की बात अब न हो रही है, होना चाहिए। अब बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई करके नाटक में लगे रहेंगे तो फिर तो उनका घर कैसे चलेगा, उनका पॉकेट खर्चा कौन देगा। अभी भी अब मान लीजिए लड़की क्या लड़का को भी कौन नाटक करने के लिए चाहता है, जब मेरा बेटा नाटक ही करते रहे, कोई नहीं चाहेगा। कहते कुछ कमाए तब फिर नाटक करे तो ठीक है, ये कुछ चाहिए आमदनी उसको। तो उसके लिए तो फिर रंगमंच में टिकट वाली बात होती है, या और भी जो सरकारी संस्था है उससे भी बात होती है, जब भाई पैसा मिलना चाहिए तो आता भी है। लेकिन सबको तो नहीं मिलता है, सबको तो ये सुविधा है नहीं। कुछ एक लोग उस जो सरकारी सहयोग का फ़ायदा उठाते हैं, पता नहीं, हमको इतना जानकारी नहीं है। फिर भी लेकिन सुनने में आता है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से जो सुनने में आ जाता है, तो उससे कुछ आइडिया मिलता है। जहाँ मिलता होगा तब इतना हो रहा है, बिना मिलने से कोई अपने घर से तो लगाएगा नहीं। यही सब है। 1992-93 आते आते जिस नाटक फेस्टिवल की आपने चर्चा की, जिसको रिपन ऑर्गेनाइज करता था, सप्ताह का 1 सप्ताह का वो महोत्सव होता था, वो 92-93 में शायद वो अंतिम हुआ, 7वां या 8वां आयोजन, उसके बाद बंद हो गया। तो उस समय तक तो पूरे देश में मैथिली नाटक महोत्सव में भाग लेने के नाम पर बनने लगे और सक्रिय होने लगे। लेकिन जब वो फेस्टिवल बंद हो गया तो 92-93 के बाद के मैथिली थिएटर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा या कैसा वातावरण आया? उसके बाद बंद हो गया तो अब फेस्टिवल जब बंद हो जाएगा, फेस्टिवल के लिए जो फेस्टिवल सोच करके ही जो जिन्होंने संस्था का बनाया या स्थापना किया, तो वो चलते रहेगा। वैसे ही नहीं ना चल सकता है नाटक, ऐसे थोड़े ही है जो संस्था बना लिया। कोई भी नाटक संस्था क्या, और भी कोई भी संस्था एक दिन में थोड़े कोई जान जाता है संस्था, उसके लिए करना पड़ता है। बहुत काम हुआ, धीरे 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 तो लोग जाना जहाँ ये संस्था है, ये काम कर रहा है। अब समाज जो है, समाज सब कुछ देखते रहता है। समाज जो है, हम सोचते हैं जब हम काम कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, हम नहीं आज करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, नहीं पूछता है। लोग जानता है जो आज ये क्यों नहीं हो रहा है, ये लोग कहाँ गए। तो अब उसमें तो नाटक करने में जो जिन्होंने संस्था बनाया उनकी दायित्व है जिसको आगे बढ़ावें। अब वो सोचेंगे जो कोई आके हमको उठाए, हम सो गए तो कोई उठाए, कोई सहयोग करे, ऐसा थोड़े होता है। नाटक कह देना नाटक कर रहे हैं, लेकिन नाटक करना, फिर उसको संभालना, संस्था को आगे चलाना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे नहीं है जो हो गया। और किसी के भरोसे, वो सरकार के भरोसे ही क्यों नहीं हो, अड़िपन क्यों बंद हो गया? क्योंकि मंत्रेश्वर झा जो थे वो कला प्रेमी थे, जब तक यहाँ थे तब तक खूब चला। अब जब यहाँ से वो बाहर गए, चले गए, तो उनकी भी एक उम्र हुई, उनका सबका अपना अपना एक समय होता है। अब जैसा वो उस समय शुरू किए हुआ यहाँ अड़िपन, और जैसे चला वो सब दिन तो नहीं, वही तो नहीं कर सकते हैं, और लोग जो हैं वो करें उसको। तो ऐसे ही और संस्था सब भी ऐसे ही जोश में आकर के संस्था की स्थापना हुई, एक आध नाटक हुआ, उसके बाद फिर बंद हो गया। यही वो दौर था 89-90 के आसपास का दौर, जब मैथिली नाटक और रंगमंच को भी सरकारी संरक्षण या सरकारी पैसा पहली बार आया। मेरा इशारा है संगीत नाटक एकेडमी के यंग थिएटर डायरेक्टर्स, असिस्टेंट्स टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स। हाँ। इस योजना के तहत आप लोगों का एक नाटक चुना गया और मैथिली नाटक में भी सरकारी धन, सरकारी पैसा आने लगा, कई फेस्टिवल्स में आप लोग जाने लगे। तो ये पैसा जब आने लगा तो मैथिली नाटक रंगमंच के चरित्र पर, स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ा? कैसे वो अच्छा किया या बुरा या क्या किया? देखिए,
मैथिली संस्था का ही नहीं, और भी जब कहीं से पैसा आने लगे तब आदमी थोड़ा सुस्त हो जाता है। ये सबके लिए है। यदि घर में पैसा आने लगे तो बाल बच्चा भी सोचता है पैसा आ ही रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह नाट्य संस्था में जो है कोई भी संस्था है, उसमें जब पैसा कहीं से आ जाता है तो लगता है जब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब चलो ऐसे ही काम चलेगा। तो मैथिली नाटक में प्रभाव चलेगा। अब जो इस तरह का हुआ प्रभाव पड़ा, अब पैसा आया तो चलो अब इसको पैसा मिलना चाहिए, इसको पैसा मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए। अब ये इस पैसा तो है ही ऐसा चीज़, पैसा जो नहीं करे तब किसको कितना चाहिए, किसको कितना चाहिए, किस में कितना खर्च होना चाहिए। जब हम लोग झाड़ू भी एक रखते थे छिपा करके, जो नहीं एक चटाई भी छिपा के रखते थे, रिहर्सल करते थे, तो वहाँ चेतना समिति में भी रिहर्सल का जो था स्थान या जो स्थिति थी, तो शुरुआत निर्माण का काम चलते रहता था वहाँ, तो हम लोग चटाई खरीद के रखते थे, कैसे बिछाएंगे उस पर रिहर्सल करेंगे या और भी व्यवस्था। लेकिन जब पैसा आने लगा तब तो फिर बाँट बखरा वाली बात हो जाती है, इसमें कितना खर्च किया जाए। अब जब हम लोग महिला समिति से पैसा ये लंच का सामग्री मंगा करके आपस में बांट लिया जाता था और उसी से काम चलता था। अब तो मान लीजिए पैसा आ गया तो बढ़िया भोजन होना चाहिए, उस पर खर्च होना चाहिए और भी जो भी हैं। तो इस तरह से तो आदमी सुस्त हो जाता है, तो सुस्त हो जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा ही। अब कोई चंदा नहीं लाएगा, कोई चंदा मांगने नहीं जाएगा। अब मेरे जैसे जो लोग हैं अब चंदा मांगने की स्थिति में नहीं है, अब हाथ पैर काम नहीं करता है, जो जाएंगे या चंदा ले आएंगे, ऐसा नहीं है। और लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर पैसा आएगा कहाँ से। तो क्या कहा जाए, इस तरह से नाटक में तो फिर बहुत सक्रिय होना पड़ेगा, बहुत समय देना पड़ेगा, तभी संस्था कोई संस्था हो, जो भी संस्था हो, उसको चलना है। और जहाँ हुआ वो उसका पैसा है। अब डायरेक्टर किसी संस्था के नाम से जब पैसा आएगा, अब मान लीजिए भंगिमे के नाम से पैसा आया, तो भंगिमा के नाम पर पैसा आया ना। अब कोई कहेगा नहीं वो उनका पैसा है, अरे किसका पैसा है, संस्था के नाम पर पैसा आया है तो संस्था का पैसा हुआ। कोई भी संस्था रहे, महिला समिति रहे चाहे जो भी और भी संस्था है। तो इस तरह से नाट्य संस्था का चलना मुश्किल है। तो ये जो इतने सालों में जो देखने का मौका मिला है और गिरावट भी आई है, तो वो भी सबके सामने है, समाज देख रहा है, जो शुरू से देख रहा है कि कैसे क्या कौन संस्था कैसे काम कर रहा है, नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों सो गया, कोई सहयोग नहीं कर रहा है। मान लीजिए किसी को आप सचिव और अध्यक्ष बना दीजिए, सहयोग कोई नहीं करे। अब सचिव अध्यक्ष अपना क्या करे, वो अकेले फिफियाते रहेगा, उसका कोई सहयोग करने वाला। आप सचिव है, आप कीजिए। अध्यक्ष एक आदमी से संस्था कोई एक आदमी से थोड़े चलता है, कोई भी संस्था एक आदमी से नहीं चलता है जब तक उसका सहयोगी नहीं मिले। 5-10 आदमी जो भी हैं वो संकल्पित नहीं हो जाए कि ये काम हमको करना है। अगर उससे बाहर निकलेंगे तो फिर मुश्किल है। ये चंदा अभियान पर जब आप लोग निकलती थी तो ये चंदा अभियान केवल पैसे उगाही के लिए था, या आपको लगता है कि वो समाज से कनेक्ट होने के लिए, संपर्क करने के लिए, जीवंत बनाने के लिए, वो भी एक उसके साथ? नहीं, चंदा अभियान से पटना के मैथिल समाज सबका जुड़ना हो जाता था, सब जुड़ते। अब ऐसा होता था जब हम चंदा अभियान में जाते हैं, पैसा तो मिलता ही है, अब नाटक देखने के लिए भी उनको आना है। और उसके बाद उस परिवार से मैं खास करके जहाँ भी जाती थी उस परिवार से जुड़ जाती थी। अब ऐसा होता था, ऐसा जुड़ाव होता था कि उनके यहाँ कहीं कोई बीमार पड़ा
तो गए दूसरा बार, अरे हम तो बीमार थे, आप देखने नहीं आए। हमको कहाँ मालूम था, इतना मोबाइल नहीं था उस समय में। देखिए बीमार, कहीं कुछ कार्यक्रम हुआ तो मुझे जाना ही है, कहीं किसी की शादी हुई तो कोई लगाव नहीं है, लेकिन हम क्योंकि वहाँ उस परिवार से जुड़ गए हैं, यानी ऐसे सैकड़ों परिवार से मैं पटना में जुड़ गई, बहुत सारे परिवार। उनका नंबर मेरे पास, जो फ़ोन है उनका, पहले तो ये मोबाइल नहीं था, जो फ़ोन था, सबसे जुड़ गई मैं। और सारे लोग, बताइए तो मेरा परिवार छोटा, जो मायके में मैं मात्र एक माता पिता के संतान, और वो भी तो जल्दी ही चले गए, तो कोई नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं लेकिन यहाँ इतने भाई बहन से मैं जुड़ गई कि लगता है सारे लोग सब अपने हैं, सारे सब लगता है। कई बार कई लोग कहते थे ये आपका बेटा है, ये आपका भाई है, हाँ आपका। अरे अब ऐसा लगता था कि सारे लोग अपने हैं, इतने निकट हैं जो अपने परिवार से भी अधिक। अब सोचिए ये कितना फायदा हुआ, कितना सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इतने परिवारों से जुड़ना। और रंगमंच के बहाने, चंदा अभियान ही नहीं था, किसी का शादी हो, किसी का विवाह हो, किसी का जन्मदिन हो, आपको आना है। तो ये जो परिवार से जुड़ने, रंगमंच के माध्यम से फिर दर्शक आते थे, नाटक देखते थे। कुछ दिन तो मैं ऐसा नाटक हुआ, ख़त्म हुआ, और उसके बाद जो जाने लगे तो मैं रजिस्टर होकर लेकर के खड़ी हो जाती थी, लिखिए इस पर, कुछ भी लिखिए, जो आज देखे हैं कैसा लगा, क्या लगा। बहुत लोग लिखते थे, नाटक देखते थे। तो इन सब बातों से लाभ हुआ, रंगमंच को लाभ हुआ, नाटक को लाभ हुआ। अब और ऐसा नहीं है कि रंगमंच से मैं सिर्फ भंगिमा या चेतना समिति, मैं सबके लिए जैसा समय रहा, जब समय रहा, जो जिस तरह मैं सहयोग कर सकती थी सबके लिए किया। कोई ऐसा समझे नहीं ये फलां संस्था की है, फलां नहीं। मेरे लिए सब रंग, सारे रंगकर्मी जो हैं, अब यहाँ बांटना नहीं है, कलाकारों को बांटना नहीं है। ये जो हम लोग बंट रहे हैं वो अलग है, हमारा जो है कलाकार है, रंगकर्मी है, सब एक हैं। इस तरह सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे सबका काम लगता है। आज हम कहेंगे जो हम ये यहाँ हैं, लेकिन कल आपको वहाँ भी जाना पड़ेगा, वहाँ से भी काम लेना पड़ेगा, तो फिर क्या कहिएगा। इसलिए हम सारे जो रंगकर्मी हैं, वो किसी भी भाषा के भी हों, तो एक दूसरे से सबका मेल होना चाहिए, सबका सहयोग एक दूसरे को करना चाहिए। जो कि हमारे यहाँ भंगिमा में या चेतना समिति में जब हमारा डायरेक्टर नहीं था कोई, या बाद में हुए लोग, लेकिन और भी, तो कैसे मेरा काम चला। अभी मैं उदाहरण दी हूँ, जो ये लोग जो थे, तनवीर जी या जावेद जी या परवेज जी, ये लोग खूब मदद किया हर तरफ से, हर तरह से। हम लोगों को लगता ही नहीं था जो ये मैथिली थिएटर के नहीं है, सो मैथिली, ये लोग भी मैथिली बोलने लगते थे और हम लोग भी मैथिली बोलने लगते थे। तो हम लोगों को तो बोलना ही था, डायलॉग भी इन लोगों को पढ़ना पड़ता था। तो इस तरह से काफ़ी सहयोग मिला, और चंदा अभियान तो बहुत फ़ायदे के लिए। और ये अभियान आप लोगों को नए नए युवक या युवती को मंच तक लाने या उनके भीतर वो कला का वो डालने में मदद करता था। आपके प्रेरणा से बहुत सारे लोग अभिनेता अभिनेत्री मंच को मिले। हाँ, चंदा अभियान में एक और, चंदा के अतिरिक्त कलाकार से भी मिलता था। जैसे बहुत लड़का भी नाटक करना चाहते हैं, देखिए माँ बाबूजी नहीं कहते हैं नाटक करने दीजिए, चाहता है तो करने दीजिए, नहीं क्या होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, करने दीजिए, आने दीजिए, नाटक करने दीजिए। अच्छा आप कह रही हैं, हम कि हाँ कह रहे हैं, आने दीजिए इसको, बच्चा
नहीं जाएगा, आप क्या करेगा, नहीं वो कुछ नहीं करेगा, हम वहाँ रहते ही हैं, ठीक है। और लड़कियाँ भी जो नहीं आती थी, वो कई परिवार से हमको कई लड़कियाँ रंगमंच के लिए मिली इसी तरह से। वहाँ गए, लड़की है तो तुम नाटक करोगी? हाँ। अब देखिए ना, पिताजी से कहिए या माँ से कहिए या दादी से कहिए। पत्रकार नगर में थी, आर्यावर्त के थे, आनंद मोहन झा, उनकी 4 बेटी। तो जब उनसे बहुत निकटता था, वो नज़दीक में ही हैं और आना जाना था, तो चारों बेटी, हम कहीं सबको नाटक करने दीजिए ना। तो पापा तो नहीं कहेंगे करने के लिए, पापा से पूछिए। फिर मम्मी से, मम्मी कहे हम, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन उनकी दादी जो वैदेही झा बहुत ही आदरणीय थी, हर जगह मैथिली का कुछ काम हुआ तो उनको लेके मैं पहुंच जाती थी। तो वो कहीं की प्रेमलता हमरा चारू पोती के यहाँ ले जाओ, चारू पोती नाटक करत। तो आनंद मोहन झा जो पिता थे, वो कहे जब मेरी माँ ही आपको कह दी, तब हम माँ से तो ऊपर हैं नहीं, इसलिए जब जिसकी ज़रूरत हो जाए। और इस तरह वो चारों बहन, एक बहन नहीं की, बाकी 3 बहन नाटक की भंगिमा में। तो इस तरह कलाकार भी मिल जाता था। एक तो ये स्वाति नाम रही, स्वाति सिंह एक नाटक देखी, वो शैलेंद्र के निर्देशन में था ना, कौन नाटक, तो उसमें हमको देखी अभिनय करते हुए। वो नाटक देखने गई बेचारी, नाटक देखी, उसके बाद वो जिद कर ली जो हमको नाटक करना है। तो अब उसके घर गए, चंदाल अभियान में तो कार्ड देने के लिए जाना आना होता ही रहता था। तो वो उनकी माँ बोली कि तो नाटक करने के लिए जिद कर रही है। अब वो स्वाति हमसे कहे कि आप माँ को कहिए ना, आप पापा को कहिए ना जो हमको नाटक करने देंगे। दोनों का हम कल जोड़ लिया, इसको नाटक करने दीजिए, बहुत बेचारी चाह रही है नाटक करना, आप लोग मना मत कीजिए। तो ठीक है, आप हैं ना? हम कहे हाँ हम हैं एकदम, ठीक है ले जाइए। तो यहाँ तक कि उषा किरण खां की बेटी लोग जो थी, बहन नहीं है, चाहे खां साहब, उनकी भी जो कन्नू तन्नू सब थी, वो मेरे ही चलते मतलब जुड़ी। और जुड़ी तो फिर वो लोग भी जो आने देते थे तो सोचते थे कौन है वहाँ, किसके साथ जा रही हो। तो खां साहब भी कहते थे कि जो कहाँ गई है, तनु नहीं है, कहाँ है, रिहर्सल में गई है, नाटक में गई है। तब हमारी बहन बहुत अच्छा से बोलती थी, ए बच्ची लग गई है, ओ अच्छा ठीक, मतलब मेरे साथ गई तो वो निश्चिंत हो जाते थे जो हाँ ठीक है। अब उसको ले जाना, वही बंदर बगीचा से भी हमको ले जाना पड़ता था, स्कूल से छूटती थी बंदर बगीचा, फिर रिक्शा पर बैठे और फिर उसको ले करके वहाँ पहुँचाना, और फिर वहाँ से ला करके उसको घर पहुँचा के फिर अपने घर जाना। तो इतना विश्वास प्राप्त हुआ ये चंदा अभियान से, रंगमंच से। तो रंगमंच इतना समाज को जोड़ता है। अब मुझे तो लगा जो सारा परिवार इस रंगमंच के चलते सब अपना ही हो गया, कहीं कोई लगता ही नहीं है जो कौन सगा नहीं है, सारे तो सगा हैं, सब अपने भाई हैं, सब अपना भतीजा है, सब बेटा है। कई बार तो एक लड़का था वो नाटक करता था तो मामा हमको कहता था माँ, तो एक आदमी पूछे आपका बेटा है, हम नहीं, हम क्या हाँ बेटा ही है, आपका अपना बेटा है तो हम हंसने लगे। माँ कहता है, हम क्या माँ कहता है, अब उसका प्रेम है, माँ कहता है तो क्या नहीं मिला रंगमंच में, सब कुछ मिला। और जब तक आप किसी काम में खो नहीं जाइए
उसमें घुल मिल नहीं जाइए, तब तक वो सफलता नहीं मिल सकती है। सिर्फ ऊपर ऊपर किया, मौका मिला किया, नहीं मौका मिला घसक गए, तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे थोड़े होता है। अब इस बातचीत की पूरी यात्रा को थोड़ा हम दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं, आपके अनुभव का और लाभ लेना चाहते हैं। आप लोग 73 से अभी तक आज भी आप नाटक कर रही हैं, तो किसी नाटक को चुनते समय कि ये नाटक हमको क्यों करना चाहिए, क्या? या किसी नाटक को चुनते समय आपका दल या आपका समूह जब कोई नाटक चुनता है, ये नाटक हमको करना है, तो वो चुनते समय आप नाटक कैसे चुनते हैं, क्यों चुनते हैं किसी नाटक को? और जब उसी नाटक में भूमिका करने के लिए 73 से लेके आज तक जब जब आपको अप्रोच किया गया, आपको कोई भूमिका दी गई, तो आपने उस नाटक में अभिनय करने की तैयारी कैसे की? डायरेक्टर जो बता रहे हैं वो एक पहलू है कि अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में आपकी तैयारी कैसे होती थी। हम थोड़ा और इसको टेक्निकल होकर पूछें तो अभिनय के क्राफ्ट के बारे में आप क्या समझ पाई अभी तक, और कैसे तैयारी करें? नाटक जब मिला तो नाटक भी मिला, ऐसे ऐसे दिग्गज नाटककार सुधांशु शेखर चौधरी, पंडित गोविंद झा, महेंद्र मलंगिया, उषा किरण खान, तो बाद में लिखी, बाद में इधर नाटक लिखने लगी। चाहे अनुवाद भी हुआ, अरविंद अक्कू, अनुवाद भी हुआ, तो ऐसे वैसे नाटकों का अनुवाद हुआ। कैरेक्टर के बारे में जहाँ तक, जो कैरेक्टर उसमें होता था उसमें मैं देखती थी कि इस कैरेक्टर के अनुसार समाज में कौन ऐसा है, समाज में अरे वही कैरेक्टर उसमें होता था ना। वो आपके पिताजी ही हमको एक नाटक था उसमें बहुत कुशल दिखाया गया था चरित्र, तो कहते थे आप तो इतना आराम से नर्म से बोलती हैं, इतना कैसे आप कीजिएगा? हम कहे कोशिश करेंगे और क्या। और नाटक हुआ, उसके बाद पिताजी बोले थे अरे खूब गुस्सा करती हैं आप, देख लिया। हाँ ऐसे ही होता है, जब नाटक है तो नाटक में तो जीना पड़ता है। नाटक में तो जीना पड़ता है। नाटक तो हम लोग घर में ही बहुत अच्छा कर लेते हैं। बहुत अच्छा नाटक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ तो फिर असल जीना पड़ता है स्टेज पर। तो उसमें जो भी कैरेक्टर होता था उसमें गांव में, समाज में, जहाँ भी चलते फिरते जो इस तरह का पात्र है, उस तरह का कैरेक्टर है, वो कैसे क्या कर रहा है, कैसे उसका चलना है, बोलना है, या कैसे उसका व्यवहार है लोगों के साथ, इन्हीं सब को देखा जाता था। और क्या होगा। और जो हमारे लेखक होते थे वो तो ऐसे ऐसे लेखक थे कि कुछ बदलने वाले नहीं हैं। अब शेखर जी का जो भी नाटक हुआ, वो सब नाटक में मेरा अभिनय हुआ। वो कहते थे प्रेमलता हम ये नाटक जो लिख रहे हैं इसमें ये कैरेक्टर आप ही को करना है, तो खास करके मेरे लिए ही लिखते थे। अब पहले अभाव भी था इसलिए अब क्या कहा जाए, लेकिन वो मेरे ही लिए लिखते थे, जो आपके लिए लिखा है ये कैरेक्टर। अब पंडित गोविंद झा भी, ये आपके लिए लिखा गया है ये कैरेक्टर, तो क्या कहा जाए। तो उसके हिसाब से तो सोचना पड़ता था। वो लोग आके पहले वो लोग आके देखते थे, रिहर्सल भी देखते थे कैसे क्या हो रहा है, यहाँ क्या स्टेज में क्या। आकाशवाणी में भी हम लोग नाटक करते थे, पहले डायरेक्टर आकर देखते थे नाटक हो रहा है, जो रिहर्सल क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एक बार घूम जाते थे स्टूडियो में, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है। वहाँ भी आकाशवाणी में भी मेरा जो अनुभव है अपना, तो और यहाँ तो था ही। तो इस तरह चरित्र का निर्वाह होता था नाटक में। मतलब कुल मिलाकर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करके स्मृतियों के आधार पर जो समझ आता था, हाँ, वही आप लोगों के अभिनय को के निर्माण का, हाँ, या चरित्र के निर्माण का मुख्य आधार बनता है। ऐसे अपने परिवार में, घर में, समाज में, गांव में, जहाँ भी बहुत जगह जाना आना होता था, तो उसमें
सोचना पड़ता था हाँ ये चरित्र जो है उसी के हिसाब से है, मतलब इसकी जो भूमिका है इस भूमिका में वो फिट आ रही है, अब उसी तरह हमको बनना है उसी तरह से। अब कितना मैं बन पाई या कितना सफल हुआ ये तो पूरी यात्रा में, नाटक की पूरी यात्रा में, रंगमंच की यात्रा में याद करिए कि सबसे मुश्किल समय, चुनौतीपूर्ण समय कौन सा आया, समस्या कौन सी आई, और फिर उसका निदान आपने कैसे निकाला? समस्या तो बहुत बहुत हुआ। सबसे पहले तो कलाकारों का समस्या होता था, सबको सबसे पहले कलाकारों का समस्या कि जो हमारे जो इस नाटक में जितने कलाकार हैं वो कैसे समय से नाटक में आए, रिहर्सल करें या जुड़े रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि बीच में कोई किसी तरह से बिछड़ जाएं, या कोई ऐसा भी हुआ कभी जो नाटक में है बहुत मुख्य भूमिका है उनकी और उसके बाद वो कुछ घटना हो गई तो वो नहीं नाटक कर रहे हैं, तो ये सब समस्या हुई। और पैसों की भी समस्या हुई, तो अब ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अब कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे, तो ऐसा उसके लिए भी वो समाधान भी होता था। जैसे अब आज हमको नाटक को लेकर के बाहर जाना है, तो बाहर जाना है तो जो लोग नौकरी पेशा में होते थे उन लोगों को 2 टिकट का खर्च देना पड़ता था। जैसे अब एक कोई लड़का है जो कॉलेज में पढ़ रहा है या बेरोज़गार है, तो वो कहाँ से जाए, कैसे जाएगा, टिकट का इंतज़ाम कैसे करेगा। तो जो भी नौकरी पेशा में थे उन लोगों को एक अपना टिकट, एक उसका टिकट देना पड़ता था। तो ये समाधान तो सबसे बड़ा समाधान है। सबसे पहले तो पैसा चाहिए। हम नाटक करने जाएंगे जमशेदपुर, हम जाएंगे धनबाद या हम जाएंगे कलकत्ता, तो उसमें पैसा चाहिए। तो कैसे पैसा होगा, तो पैसा का वही इंतजाम होता था जो भी नौकरी कर, यानी 10 कलाकार है जो बेरोज़गार है, वो मतलब यानी पढ़ाई में या कुछ भी है, रोज़गार में नहीं है, उसके लिए हम लोग यही इंतज़ाम होता था, सबका विचार होता था कि एक आदमी जो है वो अपना टिकट का देगा और एक और देगा, ऐसे हो जाता था। समस्या तो बहुत सारी समस्या है, सबको एक मत होना, सबको समय से आना, नाटक करना, पीछे में जो हैं उनका भी सहयोग चाहिए, जो स्टेज में पर हैं तो हैं, उसके अलावा नेपथ्य का भी सहयोग चाहिए। तो बहुत ये सब होता था समस्या। अब पैसे की समस्या तो खास करके बता दिया, जो ऐसे चंदा अभियान हुआ या जो बाहर गए तो उसके लिए फिर ये इंतज़ाम होता था, इनका टिकट उनको देना है, इनका टिकट उनको देना है, उस तरह से टिकट कटाया गया, फिर लोग गए नाटक करने के लिए। तो और भी समस्या सब तो बहुत है। फिर समय भी मुख्य है। अब सबके पास उतना समय नहीं है, तो उस हिसाब से काम होता था। सबसे पहले तो मेरे ही पास समय नहीं होता था, लेकिन फिर भी कैसे कैसे समय बीता। पति का सहयोग रहा, बच्चों का सहयोग रहा, जो हमारे घर में रहे और भी लोग रहते थे ना, मैं से बच्चा सब छोटा छोटा था और लोग भी रहते थे। सास रहती थी या ननद रहती थी या मेरी फुआ रहती थी, एक टहलू भी रहता था। तो टहलू जैसे नहीं रहता था, वो भी हीरो था, वो भी जैसे सब बच्चा था उसी तरह वो भी रहता था, लेकिन था। तो साथ साथ बच्चा घर में रहना, परिवार के और सदस्य को रहना, सब के लिए सब इंतज़ाम करना, भोजन छाजन रहना बहुत आसान से हो जाता था। अब कठिन है, आज के युग में कठिन हो गया है, लेकिन इतना हंसते खेलते समय बीत गया, पते नहीं चला कैसे बीता। कोई नाराज नहीं, सब खुश, कोई नाराज भी नहीं था। अब क्या कहा जाए। हम आपके तो उस समय को हम स्वर्णिम युग मानते हैं, जो बहुत संघर्ष था तो अच्छा भी ठीक से बीता। बहुत संघर्ष था, सब घर भी संघर्ष, बाहर भी संघर्ष, और उसके बीच में
कैसे रास्ता निकल गया, लगता है सोच के लगता है जो बाप रे बाप कैसे कैसे समय निकल गया और अच्छा लगा। ऐसा था जो हिंदी थिएटर के जो लोग थे वो कहते थे जो अरे आप लोगों का तो बहुत मैथिली नाटक तो बहुत आगे बढ़ गए, आप लोग बहुत नाटक करती हैं करवाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता था सुन के लेकिन अब तो मेरे से तो कुछ होना है नहीं। तब मैं आपके 2-3 नाटकों का नाम लेता हूँ जिसमें आपने अभिनय किया, उसका कोई रोचक संस्मरण हो तो संक्षेप में बताइएगा। प्रायश्चित, जिसकी अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी, प्रायश्चित में क्या हुआ था? वो प्रायश्चित में हुआ ये था कि वो तो सीता उसमें बाबा थे उमाकांत जी वाल्मीकि मुनि बने हुए, कुणाल थे राम बने हुए, मैं सीता बनी हुई थी। तो उसमें लव कुश जो रामायण की जो कथा है उसके अनुसार, तो उसमें सांस दिखाना था। बहुत माने मैथिली नाटक है तो बहुत कई नाटक में सांस दिखाना होता है। तुलसी शाम होने पर तुलसी में सांस दिखाना है, दिया जलाए, तो उसमें दिया जो रखा हुआ था उसमें तेल नहीं डाल के कोई स्पिरिट डाल दिया था, गलती से तेल समझ के स्पिरिट डाल दिया, कोई जानबूझ के थोड़े डाला। अब जैसे ही उसको दिया में जलाए एक के बार धधक गया। अब तुलसी के पास कैसे ले जाया जाए, किसी तरह जल्दी 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 जल्दी, अब जाना भी है ज़रूरी, सीन चल रहा है, जल्दी से उसको ले जाके तुलसी को दिखा करके और जल्दी से ला करके वो अंदर में गमला सब रखा हुआ था, ग्रीन रूम जैसा बना हुआ, जितना समिति का मंच उतना बड़ा मंच, और उसमें फूल का गमला सब था, क्या क्या था सब। अब उसमें से मिट्टी और क्या क्या निकाल के उसको दिया को जला बुझा रहे हैं, काहे बुझेगा। और ये लव कुश और सबका पीला पीला धोती और ये कपड़ा सब था टंगा हुआ, पता नहीं आग लग जाए तो क्या हो जाए। और इधर दर्शक में तालियां बज रही थी कि सीता जी रसोई बना रही हैं। अब वो धधक रहा है स्पिरिट और सीता जी रसोई बना रही हैं। तो उन नाटक में जो थे सहयोगी लोग, उन लोगों को हो सकता है याद हो। तो और एक बार और ऐसी घटना हुई, एक पातक मनुख ये इसमें था अंतर्राष्ट्रीय नाट्य सप्ताह में पातक मनुख पंडित गोविंद जी का ये रूपांतर कौन किया था? अक्कू नाट्य रूपांतर वो अक्कू का था। उसमें क्या हुआ, उसमें भी हुआ जो तुलसी में सांस दिखाना है, तो सांस तुलसी में सांस दिखाना है तो ले गई, और वो सीढ़ी से जो उतरना था वो ईंटा सब जो रखा हुआ था वो नीचे ऊंचे था, बस वो ऐसे करके ले गई, ऐसे करके, और उसके बाद ले गई तो पैर ऐसे हो गया, अब आंचल में लग गया आग। अब जल्दी जल्दी जाके तुलसी जी के सामने दिया रख के एकदम ऐसे हो गई, नतमस्तक हो गया, ऐसे ऐसे साड़ी को ऐसे ऐसे बुझा रहे हैं इधर, हाँ उधर भी। उधर जो दर्शक में गजेंद्र नयन चौधरी हैं, मंत्रेश्वर झा हैं, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य सब और भी लोग हैं, नेपाल से लोग आया था सब, बाप रे बाप। ये लोग नेपाल से जो आया था, बाहर से लोग आया था, वो सब समझता था कि ये इसका भी रिहर्सल हुआ होगा। लेकिन ये लोग जो थे हमारे जो अरिपन के जो थे पदाधिकारी थे और लोग थे, वो लोग तो समझ एकदम उन लोगों का हालत ख़राब था जब प्रेमलता गई। अब वो आंचल में आग है और वो मंच पर तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन कैसे कैसे सूती साड़ी रहने से अब बहुत मन तो होगा जब तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे ऐसे करके एकदम ऐसे करते करते फिर वो बुझा और मैं गई। लेकिन अब नेपाल से जो लोग आए थे, चाहे बाहर से लोग आए थे, इसका भी रिहर्सल हुआ था आग लगने का,
तो हम क्या, हाँ, उसका भी रिहर्सल हुआ था, आग लगने का रिहर्सल होगा। तो और वो लोग तो आकर के बाप रे बाप कैसे ठीक हैं प्रेमलता जी, ठीक है ना, ठीक ठीक छी ना, वो बाप रे बाप, किसी को भरोसा नहीं था, जो हम सोच ही नहीं सकता था जब हम वहाँ से नीचे उतरेंगे या सही सलामत रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि बहुत। सिर्फ 2 सवाल हम और आपके सामने पूछेंगे। अब इस पूरे 52-53 साल की नाटक की, रंगमंच की पूरी यात्रा के बाद नाटक करने का, रंगमंच करने का कोई पछतावा भी हो रहा है? नहीं तो पछतावा क्यों होगा, कुछ भी पछतावा नहीं हो रहा है। क्या आप इस उम्र के इस पड़ाव पर अपने बच्चों को, आगे वाली पीढ़ी को कहेंगे कि नाटक करो, रंगमंच में जाओ? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे, ज़रूर कहेंगे। अब उसकी रुचि होनी चाहिए, अब उसकी रुचि जो होगी वही करेगी ना। क्या ये भी उसको सलाह देंगी कि तुम अभिनय करना चाहते हो या रंगमंच करना चाहते हो, बाकायदा प्रशिक्षण लेकर आओ तब नाटक करो, इसको प्रोफेशनल करियर की तरह डेवलप करो? तो अब तो प्रशिक्षण की बात हुई हमारे सामने, हम लोगों के समय तो प्रशिक्षण की कोई बात ही नहीं थी, नाम भी नहीं सुना था जिसकी, मतलब वो तो हमारे समय में तो कुछ और ही समय था। तो अब अब नाटक की ही बात नहीं है, और भी कला में अगर कोई बच्चा चाहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ज़बरदस्ती भी नहीं कहेंगे तो ये काम करो, और मना भी नहीं कर सकते हैं, ये बात है। तो जो करना चाहे करे, क्यों नहीं करे, करे। लेकिन करे तो जो भी काम करे वो गंभीरतापूर्वक करे और समर्पित भाव से करे। ऐसा नहीं कि शौक है नाटक कर ले। आज इधर बहुत दिन से क्या हो रहा है, नाटक लोग करते हैं क्यों, तो फिल्म में जाना है, सीरियल में जाना है, तो वो थोड़े नाटक करना हुआ, समर्पित थोड़े हुआ नाटक के प्रति। 1-2 नाटक कर लेते हैं और कहते हैं जो वहाँ जो जाएंगे फिल्म में, इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछेगा नाटक किए हो, तो 2-4 संवाद भी उसमें से रट लिया, ये नाटक हम किए हैं, या जो भी डायरेक्टर रहे उनसे जाके थोड़ा सलाह ले लिया, हमको जाना है फलां जगह इंटरव्यू देने के लिए, हमको बताइए। तो ये समर्पण तो नहीं हुआ, नाटक के प्रति समर्पण नहीं हुआ, इसको हम समर्पण नहीं, नाटक के लिए वो नहीं, वो तो अलग, उनका अलग वो एक सीढ़ी हुआ, जो हम इस सीढ़ी से जाएंगे तो हमको फिल्म में काम मिलेगा या सीरियल्स में, जैसे जो भी ठीक ही है, सबका अपना अपना सोच है, वो भी सोच ठीक ही है। अब नाटक करते रहेंगे तो कहाँ से सब दिन नाटक ही नहीं कर सकते हैं। उनके लिए फिर आगे का रास्ता होना चाहिए, तो वो भी ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट संस्मरण छूट रहे हैं, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी मेरे पास हैं जो मैं उकसाता तो और कुछ बातें समझ में आती, लेकिन समय की भी सीमा है। तो अब हम चलेंगे दर्शकों की तरफ। इस पूरी बातचीत के आधार पर इनके समय, इनके संघर्ष, इनकी चुनौतियों, उस समय का समाज के लोग, उससे जुड़े रिश्ते, कोई भी प्रश्न जिज्ञासा आप करना चाहें तो कुछ सवाल 4-5 तो हम लोग ले ही सकते हैं, उसके बाद विधिवत इस बातचीत को हम लोग समेटेंगे, प्रयास करेंगे। यदि आपके पास कोई सवाल। जी राकेश जी। तो सबसे पहले वो नाटक जो हुआ रविन्द्रनाथ ठाकुर का, वो रंगलोक की ओर से, तो उसमें जो हम लोग नाटक डायरेक्टर वो बने थे, तो वो प्रस्ताव रखा। उस समय में ममता का वे गीत पूरा नहीं था, कुछ बन के, और उसका 17 साल हो गया था, 17 साल से वो डब्बा में पड़ा हुआ था। तब वो कहने लगे जो बहिन दाई, ये जो आप नाटक कर रही हैं, अगर ऐसा ही आपको फिल्म में ले जाएंगे तो यही काम आप नहीं करते। उनके फिल्म में कैसे जाएंगे, बाप रे बाप, मतलब मन हुआ जी कैसे कह रहे हैं, कैसा प्रस्ताव दे रहे हैं। तो अरे अब चावल फटक नहीं था, ऐसे चावल फटक रही हैं आप सूप में, तो वहाँ जाके ऐसे नहीं कर सकती हैं, हम काहे नहीं कर सकते हैं, तो नहीं वहाँ जाके बाप, मतलब सोच के। लेकिन फिर रविंद्र जी, महेंद्र जी दोनों तो ऐसे ही थे, क्या कहा जाए, वो लोग अवतार पुरुष थे, हम वही जानते हैं। हमारे हिसाब से बहुत श्रद्धा, बहुत सम्मान करते थे।
आपकी भौजाई रहेगी, भतीजा रहेगा, भतीजी रहेगी, हम दो दो भाई रहेंगे, तो फिर आपको किस बात का। अब मिसर जी को तो हम मना लेंगे, जाते हैं मिसर जी को कहने के लिए बहन दाई को जाने दीजिए मेरे साथ, वो थोड़े मना करेंगी। तो वही अपनैती वाला बात जो हुआ, इतना अपनापन दिखाया, अब सब पिघल गया उस अपनापन में। और उस हिसाब से ममता गावे गीत जो शुरू हुआ, तो उसमें पटना के ही सब थे कलाकार, बहुत स्मरणीय ललित कुमुद थे, क्या कहा जाए, आस नारायण मिश्रा और भी लोग थे, ललितेश हीरो थे। और ये एक पत्रकार शरद चंद्र मिश्रा वो थे, वो उस पहले जो बनी थी उसमें भी वो काम किए थे, और भी बहुत लोग थे। तो हाँ, कर्म में सक्रिय छी, जाहिमे कि एहि दशकक पूर्वक 2-3 दशक जे छै से मैथिली, खास कऽ के हम पटना रंगमंच के संदर्भ में पूछऽ चाहै छी जे ओ विशेष रूप से उल्लेखनीय छै, और चाहे वो कला और प्रस्तुति के रूप में होय, या जे टेक्स्ट हमर लिखल गेल छै तकरा रूप में होय, या वैचारिक स्तर ओकर जे चयन छै ताहि के रूप में होय, वो बहुत उल्लेखनीय काज सब छै। लेकिन ई जे 21वीं शताब्दी के जे दोसर दशक ई छै, ताहिमे जे मैथिली नाटक खास कऽ के पटना में भऽ रहलैए, ओहिमे एकटा बहुत ह्रास देखल जा रहल छै ओहि सब दृष्टिए। तऽ अहाँके की लागैए एकाएक की भेलै हन एहि पटना रंगमंच के मैथिली नाटक के जे ई नीचाँ दिस जा रहल छै? नाटककार की कमी हो गई है। कविता, मैथिली में कविता, कहानी और भी उपन्यास जो भी लिखा जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, लेकिन नाटककार की कमी है। और वैसे जो नाटककार थे जिनका नाटक मंचित हुआ इससे पहले, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक सब साबित हुआ। अब जैसे पंडित गोविंद झा का ही रुक्मिणी हरण बहुत शो हुआ, जहाँ तहाँ सब हर जगह प्रशंसित हुआ, कुणाल का निर्देशन था। और भी बहुत नाटक, लेकिन अभी जो कुछ साल से नाटक आ रहा है उसमें कुछ निराशा झलक रही है। न स्क्रिप्ट वैसा, न जब स्क्रिप्ट जब तक वैसा नहीं रहेगा तो निर्देशक या कलाकार क्या कर पाएंगे। जब स्क्रिप्ट ठीक रहे, बढ़िया रहे, उच्च कोटि के रहे, समयानुसार रहे, ये भी होना चाहिए, तो नाटक निर्देशन करने वाले को भी मन लगता है, कलाकार को भी मन लगता है, और दर्शक भी उसको देख करके एक प्रसन्नता महसूस करते हैं। तो ऐसा कुछ इधर कुछ साल से नहीं हो रहा है। लता जी से हम ये जानना चाहते हैं, अभी एक सवाल आया, उससे मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि मैं आपसे सवाल करूं। वो ये कि हिंदी रंगमंच को जब आप देखती हैं तो हिंदुस्तान के विभिन्न भाषाओं में, चाहे वो कन्नड़ हो, मराठी हो, बंगला हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, या बहुत सारी भाषाओं का हिंदी अनुवाद करके उसने अपने रंगमंच को समृद्ध किया है। मैथिली रंगमंच में क्या ऐसा नहीं हुआ? जिस ठहराव का बहुत बड़ा कारण ये है कि उसने भारतीय भाषाओं में बेस्ट बहुत प्रमुख नाटकों का अपने मैथिली में उसका अनुवाद नहीं किया। क्या ऐसा कोई नाटक आप उद्धृत करना चाहेंगी जिसका अनुवाद हुआ हो? लेकिन तो वो कुछ नाटकों के बारे में आप बताइए जो कि दूसरी भाषा के नाटकों को आपने खेला हो। और ये जो समस्या कहा जा रहा है, क्या इसका कारण एक ये भी तो नहीं है कि मैथिली भाषा ने अपने आप को और व्यापक हृदय हाथ बढ़ा करके दूसरी भाषाओं के नाटकों को अपने अंदर समेटने का प्रयास नहीं किया है? शुक्रिया। नाटकों का और दूसरी भाषाओं में जो नाटक है उस में मैथिली भाषा में अनुवाद हुआ है, लेकिन बहुत कम, नाम मात्र। वृक्ष जो था वो बहुत सफल नाटक हुआ था,
उसमें जावेद जी हमारे एकदम निकटस्थ सहयोगी थे। कलाकार भी बहुत श्री नारायण झा जो कलकत्ता में हैं अभी, तनुजा शंकर, मैं भी थी, बच्चे भी थे उनके, तो बहुत ही सफल नाटक हुआ था। तो बेचारा भगवान से सिलसिला शुरू होता है, मौलियर तक जाता है, जापानी के नाटक से लेके तेंदुलकर तक सारे नाटक, अपन हारल, लाभशंकर ठाकर का नाटक वृक्ष गाछ नाम से हमारे यहाँ होता है, वसंत कानेटकर का नाटक अंतिम प्रश्न, गुड़िया, कई नाटक हैं, नाम अभी तुरंत याद ना आ रहा हो, लेकिन अनुवाद हुए, हाँ थोड़े हुए हैं। जो अभिनय या निर्देशन में पुरुषों की पारी लंबी होती है और महिलाओं की सामान्यतः छोटी ही रहती है, उसमें आपकी पारी जो इतनी लंबी रही तो ये सबसे बड़ी बधाई की बात है। लेकिन क्यों दूसरी महिलाओं की पारी इतनी लंबी नहीं हो पाई मैथिली में भी, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। पारी को पूरा आप लोग होने दीजिएगा तब न। घर में कितना समय दे पाती हैं, बाहर नाटक में तो ऐसा है कि बहुत समय देना पड़ता है। और अभी जब पूछते हैं कोई हिंदी नाटक में कैसे, वहाँ हरदम रिहर्सल चल रहा है, आज वहाँ नाटक हो रहा है, आज वहाँ, उतना समय तो मैं नहीं दे सकती थी। अब मैथिली नाटक जो है यहाँ स्थानीय स्तर पर होता था, तो स्थानीय स्तर पर समय मिल जाता था, स्कूल से छूटे रिहर्सल में गए, फिर आ गए घर, फिर घर में भी घर का भी काम हो गया, बच्चे भी साथ हैं, तो ये सब बात है। घर में सास ससुर बीमार हैं, कुछ ऐसी घटना हुई तो उसमें उलझ गई, बच्चे बीमार हैं, बहुत कुछ समस्या है, और आर्थिक समस्या भी है। आर्थिक समस्या ये है, मैं जो नाटक में पारी इतना चला लंबा, उसमें यदि हम घर पति से या बेटा है उससे रिक्शा भाड़ा मांगते, टेम्पो भाड़ा मांगते, तो वो रोज़ देता, एक दिन 2 दिन दे देगा, कहेगा कि तो अब तुमको जाने की क्या ज़रूरत है, क्या फालतू काम में समय पैसा काहे नहीं देगा। चाहे नहीं बोलेगा तो देगा नहीं, या देगा तो बेमन से देगा। तो इसलिए नाटक करने के लिए, नाटक में अगर कोई हिस्सा लेता है तो महिला, पुरुष तो अपने है जो करे, लेकिन महिला को स्वावलंबी भी होना ज़रूरी है। और हम रिक्शा भाड़ा दे रहे हैं, हम टेम्पो भाड़ा दे रहे हैं, किसी से मांगने तो नहीं जाते हैं। चूँकि मैं नौकरी करती हूँ और नौकरी करने के बाद पेंशन भी मिलता है, हम इसी में लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड हैं मैथिली से ही, तो मैं ये चाहूँगी कि अभी इसी से लगा करके ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, मेरा रिक्वेस्ट है कि नए जनरेशन के लिए या आजकल के जितने भी लड़कियां हैं खास करके, उनको अपना आशीर्वाद के स्वरूप में इंस्पिरेशन कैसे क्या होना चाहिए, एक उनको भी लगे आत्मबोध हो, एक समर्पण हो रंगमंच के लिए, कि वास्तव में ये आप तो हैं हम लोग के लिए इंस्पिरेशनल सोर्स, लेकिन आप अपने शब्दों से थोड़ा सा हम लोगों को एक सलाह दें तो अच्छा लगेगा। मंजू जी, धन्यवाद। और ये जो बिन्नू जी रखे हैं, यही तो प्रेरणा है जो ये रखे हैं और हमसे कहवा रहे हैं, तो लोग सुन रहे हैं, और बच्चे भी सुन रहे हैं। अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं, उनके माता पिता सुन रहे हैं, तो अपने घर में जाके बच्चों को कहेंगे, यही ना है। अपने बच्चे को इसके लिए प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे, तो यही हुआ। सबको आशीर्वाद है। समझ में आया, यदि केवल शौकिया गैर व्यावसायिक नाटक में सक्रिय रहना है, तो परवेज साहब की एक बहुत पुरानी सलाह है, परवेज अख्तर की, कि भाई अपने जीवन यापन के लिए कोई एक दूसरा पैरेलल इंतजाम सोचो, वो नौकरी हो, व्यापार हो, दुकान हो, कुछ भी, वो कर लोगे तब शौकिया रंगमंच कर पाओगे। उनकी सलाह से मैं सहमत हूँ। माता जी उसी तरफ इशारा कर रही हैं, और इसी संकेत के साथ बिनू जी भी आ गए हैं, तो वो संकेत हम ग्रहण करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी तरफ से, पुनश्च रजा फाउंडेशन और कोशिश की तरफ से प्रेमलता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे बहुत लंबे समय से हमारी बातचीत हो रही थी और बहुत देर से मैंने इनको बुलाया यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर से मैंने अनुग्रह किया इसके लिए, और किशोर इसके लिए एकदम से तैयार हुए। किशोर का शुक्रिया, और आप सब लोगों का
बहुत बहुत शुक्रिया।